बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो आज हमारी CS 304 यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो हमारी मिड टर्म की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज ये उसकी सेकंड वीडियो है यानी पार्ट 2 है। तो आज की इस वीडियो में हम अपने एग्जाम का जो सेकंड पार्ट होता है, जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम रिव्यू करने जा रहे हैं। और मैंने कोशिश की है यहाँ मुख्तलिफ सोर्सेज से और काफ़ी क्वेश्चंस मैंने खुद फ्रेश क्रिएट किए हैं, मेकिंग श्योर कि हम सारे के सारे जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ज़रूर टच करें और उनको ज़रूर रिव्यू करें। तो 40 क्वेश्चंस हम इस एग्जाम में आज के रिव्यू करने जा रहे हैं। क्विकली ज़रा थोड़ी सी हमारी स्पीड जो है वो तेज़ होगी, जस्ट कंसिडरिंग द टाइम, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेन जो टॉपिक्स हैं और मेन जो कॉन्टेंट है हम उसको ज़रूर टच करते चलें। आपको जहां ज़रूरत पड़े वीडियो को पॉज करें, अपने सोल्यूशन देखें और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्विकली स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि 61 है यहाँ पे। कैन ए कांस्टेंट ऑब्जेक्ट एक्सेस द नॉन कांस्टेंट मेंबर फंक्शन टू द क्लास। यानी हमने कोई एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है और वो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है क्लास के अंदर नॉर्मल फंक्शन को या मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने की कोशिश करे अगर, तो ऐसा वो नहीं कर सकता। देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, कांस्टेंट है, और जो हमारा फंक्शन है जिसको वो ऑब्जेक्ट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है वो क्या है, नॉन कांस्टेंट है। तो जैसे हमने कहा था कि एक स्टैटिक डेटा मेंबर स्टैटिक फंक्शन को एक्सेस कर सकता है, एक कांस्टेंट जो ऑब्जेक्ट है क्लास का वो कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को ही एक्सेस कर सकेगा। ठीक है, सो इन दिस केस हम कह सकते हैं कि एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट एक्सेस नॉन कांस्टेंट मेंबर फंक्शन। ये डेफिनेशन है, ये लैंग्वेज का सिंटैक्स भी है, ये लैंग्वेज का बिहेवियर है। सिमेंटिक्स यही है कि एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट एक नॉन कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को, या जो हमारा रेगुलर रूटीन का मेंबर फंक्शन है जिसे हम गेटर सेटर लिखते हैं, एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट उनको एक्सेस नहीं कर सकता। उसकी रीजन ये होती है कि जो हमारा कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसको चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी स्टेट, उसके एट्रीब्यूट्स चेंज नहीं होने चाहिए। जबकि हमारा जो नॉन कांस्टेंट मेंबर फंक्शन है या जो रेगुलर मेंबर फंक्शन है जैसे सेक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करते हैं, एट्रीब्यूट्स को चेंज करते हैं, नेम, CGPA, ID वगैरह को सेट करते हैं या चेंज करते हैं। तो जबकि कांस्टेंट ऑब्जेक्ट की तो चेंज नहीं होनी चाहिए। यही वजह लैंग्वेज अलाउ ही नहीं करती। लैंग्वेज कहती है कि अगर एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है किसी क्लास का, वो रेगुलर फंक्शन को एक्सेस कर रहा है, तो फिर ऐसा अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो फंक्शन कांस्टेंट की स्टेट चेंज करने की कोशिश करेगा, जबकि ऐसा हम नहीं करने देंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज में ये अलाउ नहीं है। 62 है, give at least two problems we should check when we overload the assignment operator in the string class। तो हमने अपने हैंडआउट्स में, अपने सिलेबस में एक स्ट्रिंग क्लास देखी है। वो कह रहे हैं कि जो कोई स्ट्रिंग क्लास हो आपकी, जैसे कि वो है, उसको कंसिडर कीजिए, तो आपके पास एक दो मसाइल आ सकते हैं। अगर आप असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोड करने की कोशिश करते हैं, यानी इस क्लास के लिए आप इज इक्वल टू का ऑपरेटर जब ओवरलोड करते हैं, तो आपके पास पोटेंशियली दो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो क्विकली बतानी है कि वो क्या है। तो हमने ये देखा था कि एक प्रॉब्लम उसमें ये होती है कि सेल्फ असाइनमेंट हो सकती है और हमें उसको हैंडल करना चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने लिखने की कोशिश की है वो कंडीशन भी, कि जब आपके पास उस क्लास में सेटर को कोई पैरामीटर भेजा जाता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या जो पैरामीटर भेजा गया है वो और जो ऑब्जेक्ट है क्या वो सेम है। इसका मतलब है कि ये क्या हो रही है, सेल्फ असाइनमेंट हो रही है, क्योंकि दोनों सेम है, एक की वैल्यू दोबारा उसी असाइन करने की कोशिश की जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें जो उस ऑब्जेक्ट को जिसमें हम ये वैल्यू डाल रहे हैं, करंट जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको हमें उसकी मेमोरी को पहले रिलीज करना पड़ेगा। यानी ओल्ड मेमोरी जो भी उसकी है उसको रिलीज करना पड़ेगा, और उसके लिए फिर हमें मेमोरी नई एलोकेट करनी पड़ेगी। और फिर देखना पड़ेगा कि राइट साइड पे यानी जो पैरामीटर आया हुआ है, इन दिस केस RHS, तो RHS की जो वैल्यू है वो फिर हमें अपने करंट ऑब्जेक्ट में डालनी पड़ेगी। लेकिन पहले मेमोरी जो पुरानी है उसको रिलीज करेंगे, नई मेमोरी एलोकेट करेंगे, और इन दैट केस उसके बाद हम कह सकते हैं कि अब हम स्ट्रिंग क्लास के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोड कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों चीजों को अगर कंसीडर ना करें तो फिर हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है। या हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रिंग क्लास के लिए इज इक्वल टू का ऑपरेटर अगर हमें ओवरलोड करना हो, तो हमें इन दोनों सूरतों को या दोनों प्रॉब्लम्स को जेन में रख के ओवरलोड करना चाहिए। यानी हमारे कोड में इन दोनों का सोल्यूशन होना चाहिए, सेल्फ असाइनमेंट का और मेमोरी मैनेजमेंट का। 63 है, व्हाट इज अ सिंपल एसोसिएशन। किसी एग्जांपल से इसको जरा थोड़ा सा एलेबोरेट कर दीजिए। तो ये देखिएगा, हमने बात की थी MCQs वाले सेक्शन में भी कि दो ऑब्जेक्ट्स का रियल लाइफ में जो आपस में क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है या एक इंटरेक्शन होता है। यानी अली ड्राइव्स ए कार, उस्मान लिव्स इन अ हाउस। तो ये क्या, एक सिंपल एसोसिएशन है। इसमें कोई भी, ये असल में वीक है लफ्ज यहाँ पे,
ठीक है? तो इसमें कोई भी आप ये समझ लीजिए ओनरशिप नहीं होती, कोई किसी को कंटेन नहीं करता, ओन नहीं करता, ठीक है? और ये हमने कहा था, ये क्या है? एक वीक रिलेशनशिप है। रियल लाइफ में हम कह सकते हैं कि एक डॉक्टर और पेशेंट का एक रिलेशनशिप हो सकता है कि डॉक्टर पेशेंट को चेक करता है या पेशेंट डॉक्टर को विजिट करता है या डॉक्टर पेशेंट को कंसल्टेशन देता है, ठीक है? लेकिन जैसे हमने कहा कि इनमें से कोई भी किसी को ओन नहीं करता। सो दिस इज़ जस्ट फॉर द स्पेसिफिक पर्पज़। 64 है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स ऑफ द क्लास। तो ये हमने थोड़ी सी एमसीक्यूज में भी बात की थी कि स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं वो क्लास लेवल पे होते हैं, वो इनफैक्ट हमको कहते हैं कि ये पूरी क्लास के वेरिएबल्स हैं। और फिर स्टैटिक वेरिएबल्स के साथ जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि एक क्लास के अंदर सिंगल कॉपी आएगी, चाहे आपने 10 ऑब्जेक्ट्स बनाए, चाहे 15 बनाए, चाहे 20 बनाए। आपको याद हो शायद आपने एक एग्जांपल की थी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप निकालते हैं और वो किस तरह निकालते हैं, स्टूडेंट क्लास के जितने ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करते जाते हैं, स्टैटिक वेरिएबल आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का लेते हैं और जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट नया क्रिएट करते हैं, यानी स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में एक ऐड करते जाते हैं। और ऐसे ही अगर आप डिस्ट्रक्टर कॉल करते हैं या ऑटोमेटिकली वो कॉल होता है तो स्टूडेंट माइनस माइनस करते जा रहे हैं। तो ये क्या है, पूरी क्लास के लिए एक वेरिएबल है। नंबर 2 हमने ये कहा था, स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप जो है वो फाइल लेवल का होता है, थ्रू आउट द प्रोग्राम वो एग्जिस्ट करते हैं। और थर्ड हमने ये देखा था कि हम स्टैटिक का कीवर्ड यूज करते हैं जब उनको डिक्लेयर करते हैं, ठीक हो गया। जबकि नॉन स्टैटिक हमारे वेरिएबल्स क्या होती हैं, वो क्लास के अंदर ऑर्डिनरी वेरिएबल्स होते हैं। और एक ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं हम क्लास का, तो क्लास के अंदर 3-4 डेटा मेंबर्स हैं, तो वो सब के अपने अपने 3-4 अलग अलग आएंगे। मिसाल के तौर पे रोल नंबर, सीजीपीए, नेम, ये स्टूडेंट 1 का भी होगा, उसकी अपनी वैल्यू होगी। स्टूडेंट 2 के पास भी रोल नंबर, सीजीपीए, नेम होगा, लेकिन उसकी वैल्यू और होंगी। स्टूडेंट 3 क्रिएट करेंगे, रोल नंबर, सीजीपीए वगैरह, ये तीसरी जो सेट बनी वैल्यूज की, ये स्टूडेंट 3 के साथ एसोसिएटेड हैं, ये इनकी वैल्यूज अलग होंगी। तो ये हमारे क्या है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स का आपस में स्लाइटली एक कंपैरिजन या डिफरेंस। एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। उसमें ये कहा कि ये देखिएगा, स्टैटिक जब हमने डिक्लेयर किया तो हमने स्टैटिक का कीवर्ड यूज किया, स्टैटिक इंटीजर, और ये स्टैटिक वेरिएबल मैंने सिंपल लिख दिया है, जरा आप एबीसी कुछ भी लिखना चाहें। और ये हमारा रेगुलर वेरिएबल है जिसे हम कह रहे हैं कि इंटीजर। नॉन स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पे बी हो सकता है। तो ये हमने नॉन स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद क्लास से हम बाहर आके कह रहे हैं कि जी ये एग्जांपल की हमारी क्लास है, ये देखिएगा ये हमारी क्लास है, ठीक है जी। और उसके बाद हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके कह रहे हैं कि ये जो हमारा वेरिएबल था, इसको हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरी क्लास के लिए एक होगा, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सब के लिए होगा। जबकि नॉन स्टैटिक क्या होगा, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना होगा। जैसे हमने बात की रोल नंबर, सीजीपीए वगैरह, ये सारे हर ऑब्जेक्ट के, हर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अपने अपने होंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग व्हाट आर द टू कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट, गिव एग्जांपल। तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जब बात करते हैं तो उसमें पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। वैसे तो ऑब्जेक्ट क्या होता है हमें पता है, कोई एक टेंजिबल चीज हो सकती है, जैसे एक पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकती है, कोई एक और ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये क्या है, रियल लाइफ एंटिटीज हैं। एक ये भी हो सकता है कि कोई इनटेंजिबल चीज हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, इसको भी हम कह सकते हैं कि ये क्या, एक ऑब्जेक्ट है। जैसे आप एग्जाम्पल दी है, टाइम हो सकता है, डेट हो सकता है, तो दीज आर इनटेंजिबल थिंग्स। क्योंकि क्या है, कॉन्सेप्ट्स हैं, ये भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो ये रियल लाइफ हो गया। इसी तरह आप प्रोग्रामिंग में भी जब बात करेंगे तो रियल लाइफ एग्जाम्पल को जब हम प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं तो ज़ाहिर बात है, स्टूडेंट की एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरह पेशेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, टीचर है, प्रोफेसर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के पास पूछा गया कि जो दो कॉन्सेप्ट हैं वो बताइए कौन से हैं। तो एक ऑब्जेक्ट के पास दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी स्टेट होती है जिसको हमने कहा कि एट्रीब्यूट्स भी हो सकती हैं, और उसकी क्या हो सकती हैं, प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। जैसे स्टूडेंट की बात करें, नेम हो सकता है, उसका वेट हो सकता है, ठीक है, और चीज़ें हो सकती हैं। किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, कार का, तो उसका साइज हो सकता है, उसका कलर हो सकता है, इसी तरह सो ऑन। तो ये ऑब्जेक्ट की एक तो क्या हुई, स्टेट हुई, या उसकी क्या हुई, प्रॉपर्टीज हुई, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स हुए। दूसरे क्या हुए, उसके बिहेवियर्स होते हैं। ये वो बिहेवियर्स हैं जो ऑपरेशन या फंक्शन की सूरत में वो परफॉर्म करता है। मिसाल के तौर पे हम एक मोबाइल की एग्जांपल लेते हैं। मोबाइल क्या कर सकता है जी, स्विच ऑन हो सकता है, स्विच ऑफ हो सकता है, मेक ए कॉल, डिस्प्ले कॉन्टैक्ट, ऐड ए कॉन्टैक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये एक ऑब्जेक्ट की क्या हो सकती हैं, बिहेवियर्स हो सकते हैं और या ऑपरेशंस हो सकते हैं। और लैंग्वेज में भी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी हम यही करते हैं कि ऑब्जेक्ट लेते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं, क्या रखने हैं, क्या नहीं रखने, कितने लेने हैं, कितने नहीं लेने। अगेन एब्स्ट्रैक्शन यहाँ अप्लाई हो सकती है जहाँ आप जितनी करना चाहें, और उसके बाद फिर हम उन बिहेवियर्स को लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। 66 है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन हाइडिंग?
व्हाट दिस टर्म इज नोन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इंफॉर्मेशन हाइडिंग ये है कि आप ऐसा ना करें कि सब कुछ एक्सपोज कर दें। सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके एक ऑब्जेक्ट के पास वो सारी बिल्कुल ओपन रखें, चाहे कोई भी एक्सेस कर ले, कोई भी रीड कर ले, कोई एक्सेस कर ले, कोई मैनिपुलेट कर ले, ऐसा नहीं करना। बल्कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो आप समझते हैं कि बाहर की दुनिया को एक्सपोज करनी चाहिए, उनको शेयर करनी चाहिए, वो तो करें, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो एक ऑब्जेक्ट के लिए अपनी है, ज़ाती है, प्राइवेट है, वो क्या होनी चाहिए? हाइड रखनी चाहिए। वो सबको एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? शुड नॉट बी एक्सेसिबल टू ऑल। वो सबको एक्सेस नहीं करने देनी चाहिए, बल्कि वो क्लास के अंदर ही रहनी चाहिए। क्लास के ऑब्जेक्ट्स उनको एक्सेस कर सकते हैं, इसके अलावा बाहर की दुनिया उनको एक्सेस नहीं कर सकती। ये इसलिए रखा जाता है ताकि नेसेसरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन क्लास के अंदर तक ही रहे। ऊट के अंदर ये जो हम कहते हैं नहीं कि हाइडिंग द ऑब्जेक्ट डिटेल्स, ठीक है, यानी उसका स्टेट या बिहेवियर, कुछ डेटा मेंबर्स हैं जिनको हम प्राइवेट बना लेते हैं, कुछ फंक्शंस हैं जिनको हम प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कर लेते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर बुनियादी चीजें कितनी शामिल हैं जी? दो चीजें हैं कि एक तो ये है कि जो इंफॉर्मेशन विद इन एन ऑब्जेक्ट होगी वो बाहर की दुनिया से हिडन होगी, ठीक है, बाहर की दुनिया से हिडन होगी। अभी हमने बात की कि डेटा मेंबर्स हैं, प्रोटेक्टेड प्राइवेट फंक्शंस हैं, वो बाहर की दुनिया एक्सेस नहीं कर सकती, क्लास के ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो स्टेट्स हैं, ये एक ऑब्जेक्ट की स्टेट्स हैं, जैसे हमने बात की स्टूडेंट के केस पे, नेम है, आईडी है, रोल नंबर है, सीजीपीए वगैरह, ये क्लास का ऑब्जेक्ट इटसेल्फ वही एक्सेस कर सकता है, वही ये इन स्टेट्स या एट्रीब्यूट्स को चेंज भी कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है इंफॉर्मेशन हाइडिंग का कि लेट्स कीप द स्टफ प्राइवेट टू द क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स इटसेल्फ एंड लेट्स नॉट एक्सपोज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो चीजें बाहर जानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए इंटरफेस की हद तक, वो हम कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट एक्सपोज और showcase everything to the rest of the world. We should keep some information hidden, secret, that is specific to the class itself. 67 है what is the encapsulation in the object oriented programming and why it's important. Encapsulation जो है वो क्या है? वो कहती है कि आप डेटा और मेथड्स इनको क्या रखें? एक जगह कर दें, इनको बंडल कर दें आप, ठीक है, यानी एक ही जगह रखें डेटा भी, और एक ही जगह रखें उस डेटे के ऊपर जो आपने मेथड्स अप्लाई करने हैं, वो उन सबको क्या होना चाहिए? एक सिंगल यूनिट होना चाहिए। इनकैप्सुलेट का मतलब क्या होता है कि आप दो चीजों को एक कैप्सूल बना देते हैं। आप ये समझ लीजिए कि कैप्सूल के अंदर जो पाउडर है वो इनकैप्सुलेटेड हुआ है, ठीक है, टॉप और डाउन से जो दो कैप्सूल उसको मिले हुए हैं उनसे वो इनकैप्सुलेटेड हुआ। तो इससे क्या होता है? बेसिकली आप अपनी इंटरनल जो स्टेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, डेटा मेंबर्स हैं, उनको क्या कर लेते हैं? प्रोटेक्ट कर लेते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि बाहर की दुनिया उनको डायरेक्ट एक्सेस ना करे, डायरेक्ट एक्सेस ना करें। और ये सिर्फ और सिर्फ ओनली मॉडिफाई कब हो? जब क्या हो? क्लास इटसेल्फ चाहे। तो ये कंट्रोल्ड होना चाहिए। इसकी मॉडिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। इससे आपको क्या मिलेगी? सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है। यू आर नॉट एक्सपोजिंग एवरीथिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बल्कि आप सिर्फ अपनी क्लास के हद तक या उनके ऑब्जेक्ट्स के हद तक एक्सपोज कर रहे हैं, और ये चीज़ें प्राइवेट रखे हुए हैं आप अपने एट्रीब्यूट्स वगैरह। और एक क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो विद इन द क्लास जितने मेथड्स हैं उन्हीं को यूज़ करके उनकी स्टेट एट्रीब्यूट्स को मॉडिफाई कर सकता है, या इतना ही अलाउड है। बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता, ना ही एक्सेस कर सकता है, ना ही मॉडिफाई कर सकता है, बल्कि अब आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। 68 है, हाउ डज द इनकैप्सुलेशन डिफर फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्शन। तो इनकैप्सुलेशन तो अभी हमने बात की बड़ी डिटेल से कि हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स, ये क्या हो गया? इनकैप्सुलेशन हो गया। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, उसके साथ ढेर सारी चीजें एसोसिएटेड है, एक एम्प्लॉय है, उसके पास ढेर सारी एट्रीब्यूट्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन एक मिनट के लिए सोचिएगा कि एक जगह वो नौकरी करने के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो क्या उनको सारी डिटेल पूछनी होगी? बट एन एम्प्लॉयर डज नॉट नीड ऑल दोज इन्फॉर्मेशन। वो सिर्फ इतना पूछेंगे, आपने ग्रेजुएशन कब की, आपका स्किल सेट क्या है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। सो वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ टू द स्पेसिफिक, उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो ले रहे हैं, बाकी सबको वो क्या कर रहे हैं? हाइड कर रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ, ठीक है ना, हाइड कर रहे हैं बाकी इन्फॉर्मेशन। वो कह रहे हैं हमें जरूरत नहीं है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, बाकी सारी डिटेल जो है, कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन हमें जरूरत नहीं है, हम उनको हाइड कर रहे हैं या उनको हम नहीं ले रहे। तो ये चीज क्या कहलाती है? एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन तो ये हुई
कि आपने डेटा और मेथड एक जगह बंडल करने हैं ताकि आप बाहर की दुनिया से हाइड कर सकें, और क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट्स है वो सिर्फ क्लास के अपने ऑब्जेक्ट्स और अपने मेथड्स उनको यूज करके एट्रीब्यूट्स को मैनिपुलेट कर सकें। एब्स्ट्रैक्शन ये है कि आप बड़े से डेटा में से, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में से आप क्या कर लेते हैं, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वो ले लेते हैं। यूँ आप क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं, बहुत लिमिट कर देते हैं कि आप सिर्फ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सिंपल, दैट्स इट। इसके अलावा आप बाकी चीज़ें नहीं देखते। और हम एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट की भी, एग्जांपल ले सकते हैं एम्प्लॉय की भी। 69 है डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो देखिए, इंटरफेस में जब हम बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि जी हमने बाहर की दुनिया को क्या देना है, क्या एक्सपोज करना है, ठीक है, यानी मेथड्स या फंक्शनैलिटीज वो क्या देनी है जिसको यूज करके वो एट्रीब्यूट्स क्लास के चेंज किए जा सकें। और इसको हम आमतौर पे कहते हैं कि आप बताइए कि आपकी क्लास क्या क्या कर सकती है। तो ये हमारा इंटरफेस होता है, हमारी क्लास का वट पार्ट होता है, जिसमें बताते हैं सेट कर सकता है, गेट कर सकता है, क्या सेट कर सकता है, क्या गेट कर सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये हमारा इंटरफेस हो गया। अब दूसरी जो बात होती है उसको आप कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो इंटरफेस में तो हम सिर्फ ये बता देते हैं कि ये किया जा सकता है या ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है, लेकिन ये नहीं बताते कि होती कैसे है, ठीक है, यानी उसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स क्या है, कोड क्या है, वो किस तरह से परफॉर्म की जाती है, उसका प्रोसेस क्या है। अंडरलाइन प्रोसेस आप कहाँ बताते हैं, अपनी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। यानी ये हो गया व्हाट पार्ट, और इसको हम कहते हैं ये हमारा क्या है, हाउ पार्ट है। किया कैसे जाएगा, अंडरलाइन कोड क्या होगा, वो किस तरह से फंक्शनैलिटीज जो है वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरह से वो फंक्शनैलिटीज परफॉर्म हो रही हैं, किस तरह से हमने लॉजिक लगाई हुई है, कौन से एल्गोरिदम हम यूज कर रहे हैं, और डेटे को कैसे मैनेज कर रहे हैं बैक एंड पे, बिहाइंड द सीन वो चीज कैसे हो रही है। तो इंटरफेस इज व्हाट पार्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन इज हाउ पार्ट। ठीक है, आसानी के लिए हम कह सकते हैं कि इंटरफेस स्पेसिफाइज व्हाट नीड्स टू बी डन। ठीक है जी, सिंपल ये है कि आपने क्या करना है या आप क्या कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन असल में बताएगी डिटेल कि ये सारा कुछ किया कैसे जाएगा, ठीक है जी, एक्चुअल में रियलाइज कैसे होगा, एग्जीक्यूट कैसे होगा। 70 एब्स्ट्रैक्शन इज अ वे टू कोप अप विद द कॉम्प्लेक्सिटी, जस्टिफाई योर आंसर। यानी आप जो एब्स्ट्रैक्शन करते हैं तो उससे आप कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल कर सकते हैं, आप जस्टिफाई करेंगे इसको, जी बिल्कुल ऐसे ही हम करते हैं। अभी हम लास्ट के क्वेश्चन में भी देख के आए हैं ये बात कि हमारे पास एक एम्प्लॉय के अंदर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है, एक एम्प्लॉय के पास ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है, और हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। बल्कि हम क्या करते हैं, जब उसको जॉब देनी है तो हम सिर्फ फोकस करते हैं इन एसेंशियल फीचर्स के ऊपर, जो हमें चीज़ें चाहिए उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, उस सिस्टम से रिलेटेड। जबकि क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं सारी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। नंबर 2, वो हाउ हमने ले लिया, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल भी हमने क्या कर दी, हाइड कर दी। इससे फायदा हमें क्या हुआ कि हमारे पास एक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हुई वो बहुत क्या हुई, सिंप्लीफाइड होगी, क्योंकि हमने सिर्फ क्या किया, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को फोकस किया, ओनली एंड ओनली रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। इससे हम ना सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में, यानी एक बड़ी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हैं, और उसके मैनेजेबल कंपोनेंट्स बना सकते हैं, और उसको फिर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्शन आपको अलाउ करती है कि आप डिज़ाइन बना सकते हैं किसी सिस्टम का, उस डिज़ाइन को बने हुए को समझ सकते हैं, और फिर इस सॉफ्टवेयर को, यानी जिसका डिज़ाइन आपके पास है या आपने बनाया है, उसको बड़ी अच्छी तरह से आप उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। मेंटेनेबिलिटी भी आपके पास आ जाएगी, मॉड्यूलैरिटी भी आ जाएगी, क्लैरिटी भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो कि एब्स्ट्रैक्शन आपको प्रोवाइड करती है एज ए डेवलपर। आप इन चीज़ों को फोकस कर सकते हैं, यानी आपके पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो यू अप्लाई द रूल फॉर द एब्स्ट्रैक्शन, और आप खुद महसूस करेंगे, देखेंगे कि चीज़ें जो है वो यानी फिल्टर आउट हो गई हैं, बहुत थोड़ी रह गई हैं, और आप उनको उनको फिल्टर कर सकते हैं, उनको उनको मैनेज कर सकते हैं, और उनको फिर ब्रेक डाउन करके अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 71 है हाउ क्लास इज रिप्रेजेंटेड, गिव एन एग्जांपल। यानी क्लास का बताना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक हमें एग्जांपल भी देनी है। तो हम लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि क्लास जो है वो असल में, पहली बात तो ये है कि एक ब्लूप्रिंट या एक टेम्पलेट होता है, ये हमने भी पढ़ा है, ये हमने सीखा है। और क्लास के अंदर बुनियादी तौर पे दो चीज़ें होती हैं, यानी एक तो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, और दूसरा उसका क्या होता है, बिहेवियर होता है। यानी उसके अंदर कितने बिहेवियर्स हैं, कितने फंक्शंस हैं, या कितने
ऑपरेशंस हैं। तो यहाँ मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे एक क्लास लिखने की कोशिश की है। ये देखिए सर्कल की क्लास है, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसको मॉडल किया जाता है, या इसको लिखा जाता है, या इसको ड्रॉ किया जाता है, कुछ भी आप कह लीजिए। तो ये सर्कल की क्लास, यहाँ पे ये चीजें आपको मिल रही हैं। सेंटर और रेडियस, ये इसके क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं, जो हमने कहा था क्या है? क्लास के डेटा मेंबर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नीचे अगर आप देखें, थोड़ी सी मैंने स्पेस दे के आपको अलग करके दिखाने की कोशिश की है ताकि मिक्स ना हो। ये जो दो चीजें हैं, ड्रॉ और कंप्यूट एरिया, इनके साथ आप देख रहे हैं ये दो पेरेंथेसिस भी आपको नजर आ रही हैं। फंक्शन का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, मेरे ख्याल में आपको इसलिए समझ गए होंगे कि ये क्या है? फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं। इस क्लास के ये दो मेथड्स हैं। तो हमने ये कहा था ना कि क्लास दो चीजों पर मुश्तमिल होती है। एक एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने ऊपर देख लिए, यानी ये सर्कल की क्लास के दो ही एट्रीब्यूट्स हैं, और दूसरा क्या होंगे? मेथड्स होंगे, फंक्शंस होंगे। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, स्टेट हो सकती है। और दूसरी हमने कहा कि मेथड्स होंगे, ये वो फंक्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं जो बेसिकली इस एट्रीब्यूट्स के ऊपर, यानी इन दोनों के ऊपर परफॉर्म होंगे। ठीक है, यानी इन दोनों की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल क्लास है कि उसके अंदर कितनी चीज़ें हैं और उसको आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे उसको आपने ड्रॉ करना है, उसको मॉडल करना है। 72 है, हाउ इनहेरिटेंस प्रमोट्स कोड रीयूजेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। हमने शायद एमसीक्यूज में भी इसके ऊपर बात की थी कि इनहेरिटेंस जो है वो कोड को रीयूज कर सकती है। यानी अगर आप इनहेरिटेंस की बात करते हैं, तो जब इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट हम करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कोड को हम रीयूज कर सकते हैं। और इसका दूसरा फ़ायदा हमने देखा था, थोड़ा सा डिस्कस किया था, कि इससे कोड को मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने ये वहाँ बात की थी, फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक ऊपर क्लास है और हमने कहा था कि उसके नीचे हमारे पास 3 क्लासेस और हो सकती हैं। ठीक है? क्विकली हम ज़रा ड्रॉ करके समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी ऊपर बेस क्लास है और ये हमारी चाइल्ड क्लास 1 है। फॉर इंस्टेंस ये चाइल्ड क्लास 2 है और ये चाइल्ड क्लास 3 है। तो हमारे पास जितने कॉमन फंक्शंस होते हैं वो हम उठा के कहाँ ले जाते हैं? अपनी बेस क्लास के अंदर, राइट? तो इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा हमने यहाँ पे कोड लिख दिया बेस क्लास के अंदर, तो इसको हम यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है? कोड को हम रीयूज़ कर रहे हैं। दूसरी बात, मेंटेनेबिलिटी से हमारी क्या मुराद है? देखिए, अगर वो चीज़ें जिनको चेंज होना है सबके अंदर, तो वो कहाँ पड़ी हुई हैं असल में? तो बेस क्लास के अंदर। इसका मतलब ये है कि चेंज कहाँ पे करेंगे हम? यहाँ पे। और यहाँ पे जो चेंज की गई, यानी बेस क्लास के अंदर जो भी चेंज की गई, वो क्या होगा? सबके ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी सारी चाइल्ड क्लास के अंदर वो रिफ्लेक्ट होती जाएगी। यहाँ बेस में हमने चेंज कर दिया कुछ, और वो चेंज यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो गया, वो चेंज यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो गया, और ये चेंज यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि बजाय मुझे 3 क्लासेस या आपको 3 क्लासेस अलग-अलग चेंज करनी पड़े, आपने वो चीज़ें जो कॉमन है और वो चेंज होनी है, तो आपने एक जगह पे चेंज किया, चेंज सब जगह क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। इसके अलावा मुमकिन है आपको कोई एक ऐसा चेंज करना हो जो सिर्फ़ एक ख़ास जगह पे होना है। मिसाल के तौर पे इस C2 के अंदर या चाइल्ड की इस क्लास के अंदर कोई चेंज होना है, तो हम सिर्फ आके यहाँ चेंज कर लेते हैं इस जगह पे। बाकी हम किसी को डिस्टर्ब छेड़ते नहीं हैं, कुछ भी नहीं करते, ठीक है? फॉर इंस्टेंस, तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कितनी फ्लेक्सिबल हैं। तो यही हम बात कर रहे हैं कि एक तो इस इनहेरिटेंस का फ़ायदा ये हो रहा है कि हम एक दफ़ा कोड लिख रहे हैं और मल्टीपल जगह पे उसको इनहेरिट करके उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, उसको उसी कोड को यूज़ कर रहे हैं। हमारी डीराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास उसको यूज़ कर पा रही है। दूसरा, वो हमने भी देखा है कि किस तरह कोड को मेंटेन करना कितना आसान हो जाता है। यानी हमने चेंज किस लेवल पे करनी है, किस जगह जाके करनी है। हमारे पास अब कोड मैनेज करना, कोड को मेंटेन करना, कोड को एनहांस करना, कोड के अंदर चेंजेस करनी, ये भी क्या हो गई हैं? बहुत फ्लेक्सिबल हो गई हैं। 73 है, प्रोवाइड एन एग्जाम्पल वेयर अ जनरल क्लास पर्सन is used to define common features for specific class like student, teacher and doctor. तो ये भी जर्नलाइज का एक क्वेश्चन है। अगर आप देखें, या जर्नलाइजेशन का एक क्वेश्चन है कि एक जनरल क्लास है ये हमारी, ठीक है? कौन सी वाली? पर्सन की।
और इस पर्सन के अंदर किस किस ने आना है, इनफैक्ट तीनों ने आना है, ये स्टूडेंट ने भी आना है, टीचर ने भी आना है और डॉक्टर ने भी आना है। तो ये क्या है, एक जनरल क्लास है हमारी पर्सन की। ठीक है, तो इसको जरा क्विकली देखते हैं कि कैसे हमने ड्रॉ करना है। ये देखिए, पर्सन की हमने क्लास ली और हमने ये देखना है कि इस स्टूडेंट के अंदर, इस टीचर के अंदर और इस डॉक्टर के अंदर कॉमन क्या है, यानी कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या हैं। हम मिसाल लेते हैं कि नेम सब में कॉमन होगा, तो क्यों हम नेम सब में यहाँ पे भी रखें, यहाँ पे भी रखें और यहाँ पे भी रखें। हम नेम को यहाँ से निकालते हैं और निकाल के ले जाते हैं अपनी पेरेंट क्लास के अंदर। एज भी सबकी होगी तो हमने यहाँ रख दी, जेंडर भी सबका होगा और इसी तरह सब कोई, यानी इनके अंदर फंक्शन है ईट का, वॉक का, ये सारे और भी हो सकते हैं। तो ये एक जस्ट एक आइडिया है, एक एग्जांपल है कि आपने इसको कैसे यूज करना है। तो ये हमने एक पेरेंट अपनी क्लास बना दिया है, इसके अंदर मेथड भी हमने लिख दी है, यानी ये जेंडर तक ये क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं और ये दो इसके मेथड्स हैं या फंक्शंस कह लीजिए आप। तो पेरेंट क्लास को हमने ऊपर लिख दिया या ऊपर उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसके बाद वो एट्रीब्यूट्स या वो फंक्शंस और मेथड्स जो स्टूडेंट के साथ स्पेसिफिक हैं वो हमने नीचे लिख दी हैं, टीचर की हमने अलग लिख दी हैं और डॉक्टर की अलग लिख दी हैं। तो ये ऊपर की जितनी चीज़ें हैं, ये तीनों क्लासेस क्या कर रही हैं, इनहेरिट कर रही हैं, यानी ये जनरलाइजेशन है और इसको इम्प्लीमेंट किससे किया जाता है, इनहेरिटेंस से। 74 है, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन सब टाइपिंग एंड स्पेशलाइजेशन। तो ये भी कुछ कॉन्सेप्ट मिलते जुलते आ रहे हैं, अच्छा ज़रा थोड़ा री इन्फोर्स होते जाएंगे। ठीक है, तो सब टाइपिंग या एक्सटेंशन क्या होती है, ऐसी सिचुएशन जिसमें हम एक क्लास को दूसरी क्लास की जगह रिप्लेस कर सकते हैं या आप सब्स्टिट्यूट कह लीजिए। यानी एक जो आपकी सब क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है, वो हम यूज कर सकते हैं हमारी जर्नल क्लास की जगह या पेरेंट क्लास की जगह। दिस इज एन एबिलिटी ऑफ वन क्लास, यानी जो सब क्लास है आपकी, टू बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ एन अदर, यानी आप सब क्लास को यूज कर सकते हैं जहां आपकी क्या आनी है, सुपर क्लास आनी है। ठीक है, उससे इसको रिप्लेस कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी सब क्लास कैन बी सब्स्टिट्यूटेड वेयर द सुपर क्लास इज एक्सपेक्टेड। यानी असल में तो जहां सुपर क्लास ने आना था, जहां पेरेंट ने आना था, तो वहां हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट ने आना था, हमने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को वहां पे रख दिया, यूज कर लिया। तो ये चीज क्या कहलाती है, सब टाइपिंग। अच्छा, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जो अभी हम लास्ट एग्जाम्पल करके आए हैं, अगर उसको आप सामने रखें तो आप क्या कह सकते हैं कि जी स्टूडेंट चूंकि वहाँ पे चाइल्ड क्लास थी, तो स्टूडेंट जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या कर सकते हैं, पर्सन के ऑब्जेक्ट की जगह रख सकते हैं। यानी जिस जगह पे पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट रखना चाहिए या आना चाहिए, उसकी जगह हम चाहें तो उससे जो चाइल्ड क्लास थी नीचे स्टूडेंट की, उस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट वहां पे रख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, सब टाइपिंग। ऑन दी अदर हैंड, स्पेशलाइजेशन या रिस्ट्रिक्शन भी इसको कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी जो सब क्लास है या चाइल्ड क्लास है, उसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स डाल रहे हैं और मेथड्स डाल रहे हैं। अब हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, यानी अब हम नहीं कह सकते कि जहां हमारी पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट आना था उसको हम रिप्लेस कर लें चाइल्ड के साथ, नहीं। अब चाइल्ड का बिहेवियर चेंज हो गया है, चाइल्ड के एट्रीब्यूट्स चेंज हो गए हैं, यानी चाइल्ड वहां पे रखा नहीं जा सकता। क्यों, अब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट हमारी बेस क्लास के लिहाज से इनकम्पैटिबल हो गया है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है रिस्ट्रिक्शन। ये आप देखें लिखा भी हुआ है, रिस्ट्रिक्शन। तो ये दोनों में एक डिफरेंस है। तो इसकी एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं, अगर आप लास्ट वाली एग्जाम्पल को दोबारा कंसिडर करें या उसको फोकस करें, तो हम कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट की क्लास है, अब वो स्पेशलाइज्ड हो गई है पर्सन की क्लास के हवाले से। अगर उसको सामने रखें आप, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि आपने उसमें एक स्टडी का मेथड जो है वो ऐड कर दिया फॉर इंस्टेंस, तो अब क्या हो गई है, ये क्लास स्पेसिफिक हो गई है। अब इसका ऑब्जेक्ट जो है वो आप पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट की जगह इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, यानी अब ये रेलिवेंट नहीं रहा। 75 है, व्हाट इज द मेथड ओवरराइडिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, दो चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, एक ओवरराइडिंग है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, और एक हमने कहा था कि हमारे पास क्या होती है, ओवरलोडिंग होती है। हम फंक्शन ओवरलोड करते हैं ना, अपने CS201 में भी देखे थे। तो इन दोनों में बुनियादी फर्क जो है वो क्या,
ओवरराइडिंग ये है कि आपके पास एक पेरेंट क्लास है, उसके बाद फिर आपकी चाइल्ड क्लासेस हैं। तो आपकी जो चाइल्ड क्लासेस हैं, वो क्या करती हैं, किसी उस पेरेंट के अंदर पड़े हुए एक फंक्शन को, या वो फंक्शन जो पेरेंट में डिफाइन है और चाइल्ड क्लास वहां से इनहेरिट कर रही है, लेकिन चाइल्ड अपनी इंप्लीमेंटेशन दे रही है। फॉर इंस्टेंस, अगर पर्सन की क्लास में वॉक का एक फंक्शन है और हमारे पास स्टूडेंट की जो क्लास है वो पर्सन की उस क्लास से इनहेरिट कर रही है, लेकिन स्टूडेंट की क्लास उस वॉक के फंक्शन की अपनी इंप्लीमेंटेशन दे रही है, तो ये कहलाता है मेथड ओवरराइडिंग। लेकिन इसमें एक चीज आपने ख्याल रखनी है कि ये मैंने मेंशन किया हुआ है कि दिस शुड बी यूजिंग द सेम मेथड, मेथड नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स। इनमें तीन चीजें बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर पेरेंट क्लास में वो वॉक का फंक्शन, उसकी रिटर्न टाइप, उसका नाम और नंबर एंड टाइप ऑफ पैरामीटर वो वही हैं जो पेरेंट क्लास में है, और ये एज इट इज चाइल्ड क्लास में है, लेकिन चाइल्ड क्लास की इंप्लीमेंटेशन अपनी है, तो ये कहलाएगा मेथड ओवरराइडिंग। दूसरी साइड पे आप देखते हैं कि जो ओवरलोडिंग होती है आपके पास, मेथड ओवरलोडिंग, वो आपने बहुत पढ़ी हुई है, क्विकली एक दो लाइनों में देख लेते हैं। मेथड ओवरलोडिंग ये होती है, या फंक्शन ओवरलोडिंग ये होती है कि आप एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, वो हो सकता है आपने इंटीजर के लिए लिखा हो, अब आपने एक और फंक्शन क्रिएट कर लिया उसी नाम से, हो सकता है वो आपने फ्लोट के लिए लिखा हो। इस तरह भी ओवरलोड आप कर सकते हैं कि एक फंक्शन आपने लिखा और वो आपने दो इंटीजर्स को सम करने के लिए लिखा, फिर आपने एक और फंक्शन उसी नाम से लिखा, वो आपने तीन इंटीजर को सम करने के लिए लिखा। अब अगर आपने दो पैरामीटर पास किए तो कंपाइलर पहले वाला फंक्शन कॉल कर लेगा, और अगर आपने तीन इंटीजर पास किए तो कंपाइलर दूसरे वाला जो फंक्शन है वो इस्तेमाल कर लेगा, डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ पैरामीटर्स या फिर टाइप्स ऑफ पैरामीटर। यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं या टाइप्स ऑफ पैरामीटर भी डिफरेंट हो सकते हैं। किसमें? फंक्शन ओवरलोडिंग में। 76 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड ए कंक्रीट क्लास इन ऊप। यदि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, एक को हम कहते हैं ये को हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और एक कहलाती है हमारी कंक्रीट क्लास। दोनों में कुछ भी जरा एक छोटा सा डिफरेंस है, वो देख लेते हैं। हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है ना, ये चूंकि कॉन्सेप्चुअल चीज है थोड़ी सी, इसलिए आप देख सकते हैं कि हमने लिखा हुआ, हम कह सकते हैं कि जी उसका कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता। दूसरे लफ्जों में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता। ठीक है, आमतौर पे ये किस लिए होती है कि आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स देने हैं, कोई एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस देने हैं, और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस वो होते हैं जिनकी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं दी जाती। आप ये कह लीजिए कि सिर्फ सिग्नेचर लिखे जाते हैं, रिटर्न टाइप, नाम और नंबर एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। तो ये सिर्फ क्या है, सिग्नेचर्स हैं, मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी। इससे क्या होता है, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक बिहेवियर का या एक ब्लूप्रिंट की हद तक का काम करते हैं। ऑन दी अदर साइड जो कंक्रीट क्लास होगी, उसमें इसके बरक्स होंगी दोनों तीनों चीजें। एक हमने कहा था कि ये इंस्टेंशिएट नहीं हो सकती, जबकि ये वाली जो क्लास है हमारी कंक्रीट, आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इनफैक्ट इसी में जरूर करेंगे, क्योंकि यही काम करने के लिए तो आप ये लिख रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहला काम इसके रेसिप्रोकल हो गया कि ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं कंक्रीट क्लास में। दूसरा, यहाँ पे जो आप मेथड लिखेंगे वो इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ विदाउट इम्प्लीमेंटेशन कह रहे हैं, यहाँ आप क्या करेंगे, फुल इम्प्लीमेंटेशन, यानी पूरी इम्प्लीमेंटेशन आप देंगे, पूरा कोड लिखेंगे, उन फंक्शंस का पूरा बॉडी आप लिखेंगे कि इसमें आपने कितनी इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करनी है, लॉजिक्स हैं, आपकी कंप्यूटेशन है, आपके डिसीजंस हैं, रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स हैं, जो मर्जी आप लिखना चाहें उसके अंदर आप लिख सकते हैं। और ये कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये ट्रू फंक्शनैलिटी दे रही हैं। ऊपर हम कह रहे हैं कि ये कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, कंक्रीट कह रही है नहीं, ऐसा नहीं है, आई विल गिव यू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स, मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की इजाजत दूंगी, एंड यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स। तो ये दो तीन बुनियादी फर्क हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सिर्फ ब्लूप्रिंट या स्ट्रक्चर की हद तक काम करती है। कंक्रीट क्लास क्या है, इंस्टेंशिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एक्चुअल मेथड्स हैं, फुली इम्प्लीमेंटेशन आप लिख सकते हैं, और कंक्रीट क्लास पूरी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है और प्रोवाइड भी करती है। लास्टली एक डिफरेंस अपने ज़हन में आप ये लिख सकते हैं कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो हैं वो असल में किस चीज़ को फोस्टर करती हैं या इन्फोर्स करती हैं, स्ट्रक्चर को।
इसलिए हम कह रहे हैं ना बार बार यहाँ पे ऊपर हमने लफ्ज इस्तेमाल ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट या स्ट्रक्चर एक ही चीज है। तो इस चीज को इन्फोर्स कर रही हैं कि डीराइव्ड क्लासेस में यही स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए, यही ब्लूप्रिंट सबके लिए है, इनको फॉलो करें, यही बेंचमार्क है, स्टैंडर्ड यही है। जबकि कंक्रीट क्लासेस ने कहा कि हम क्या करेंगी, वी आर हेयर टू प्रोवाइड यू एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स। 77 है, what is the main problem associated with the multiple inheritance in OOP? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत ही मशहूर और एक बड़ी कॉमन जो है वो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन बड़ा हॉट होता है एग्जाम में भी इस हवाले से, तो इसको जरा फोकस कीजिएगा। डायमंड प्रॉब्लम इसको हम कहते हैं। ये डायमंड प्रॉब्लम इसलिए होती है, आप ये देखिएगा कि आपके पास एक सुपर क्लास है यहाँ ये वाली, आप दो क्लासेस हैं, एक क्लास ए ये भी आप देख रहे हैं इससे इनहेरिट कर रही है, ये क्लास बी ये भी से इनहेरिट कर रही है, हमारी सुपर क्लास है। अब एक मिसाल लेते हैं कि हमारे पास कोई एक और क्लास आई सी, ये सी क्लास इधर से भी इनहेरिट कर रही है ए से, और हो सकता है इधर से भी इनहेरिट करे। अब एक मिनट के लिए सोचिएगा, वो चीजें जो यहाँ क्लास ए से आ रही हैं यहाँ तक, और वो चीजें जो क्लास बी से आ रही हैं यहाँ तक, वो कॉमन हो जाएंगी। आप पूछें कैसे कॉमन हो जाएंगी, इसलिए कि ये ए और बी दोनों कहाँ से ले रही हैं, इस सुपर क्लास से। तो इसका मतलब है जो चीजें यहाँ पे हैं वो इधर भी आ रही हैं, इधर भी जा रही हैं, और यहाँ से फिर इधर भी जा रही हैं और इधर भी जा रही हैं। तो मुख्तसर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक सी क्लास के अंदर कोई मेथड क्लास ए से भी पहुंच जाएगा, बी से भी पहुंच जाएगा, और अब सी क्लास के लिए मुश्किल है कि वो इन दोनों में से किसको यूज करे। तो इसको हम कहते हैं डायमंड प्रॉब्लम। और ये बनती किस वजह से है, मल्टीपल इनहेरिटेंस की वजह से। मल्टीपल इसलिए कि क्लास सी जो है वो दो क्लासेस से इनहेरिट कर रही है, ए से और बी से। अच्छा, सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज में ये चीज़ हैंडल कैसे की जाती है, वर्चुअल इनहेरिटेंस करके। और जबकि जावा जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो इसको इंटायरली अवॉइड करती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को। वो कहती है कि इंटरफेस के थ्रू सिर्फ इसको हैंडल किया जाए, बट दिस इज आउट ऑफ आवर स्कोप फॉर नाउ, जस्ट आई एडेड फॉर योर इंटरेस्ट। तो सी के केस में आप ये कर लीजिए, या सी प्लस प्लस हम कह सकते हैं कि उसके केस में ये हम समझ लेते हैं कि ये हैंडल किया जाता है थ्रू वर्चुअल इनहेरिटेंस। तो ये थी हमारी डायमंड प्रॉब्लम। 78 है, व्हाट आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसोसिएशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऊ के अंदर हमारे पास तीन तरह की जो एसोसिएशंस हो सकती हैं, वो सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास एग्रीगेशन होती है। और एग्रीगेशन कैसा है जी, एक हैज ए रिलेशनशिप, यानी जिसमें एक कंटेनर होता है और एक कंटेन्ड होता है। यानी जो कंटेनर क्लास है वो कंटेन्ड क्लास का ऑब्जेक्ट कंटेन करती है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, जो कंटेन्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है वो आसानी से एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे लाइब्रेरी हैज ए बुक्स, ये लाइब्रेरी की जो क्लास है ये कंटेनर है, और बुक्स की जो क्लास है ये क्या, कंटेन्ड है। लेकिन इसको अलग कर दें, एक बुक को लाइब्रेरी से बाहर निकाल दिया जाए, तो क्या वो बुक गायब हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी? वो बुक तो बुक ही रहेगी। तो इसका मतलब कि एग्रीगेशन में ऑब्जेक्ट्स अलग अलग एग्जिस्ट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई आई हैव मेंशन्ड हियर कि कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दोनों ऑब्जेक्ट्स। कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑन द अदर हैंड क्या है, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप है। एग्रीगेशन क्या है, वीक रिलेशनशिप है। कंपोजिशन में क्या हो रहा है कि एक क्लास या एक ऑब्जेक्ट, ये सोचिएगा कि वो बाकी डिफरेंट ऑब्जेक्ट से क्या हो, कंपोज हुआ है। इस सूरत में जो बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं अगर उनको अलग कर दिया जाए तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल दी गई है, एक घर के अंदर दीवार है या कमरा है, खुदा न खास्ता अगर घर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो क्या वो रूम अकेला एक बचेगा, दीवार अकेली रह जाएगी? पॉसिबली भी नॉट। फॉर इंस्टेंस, हमने एमसीक्यूज में जब बात की थी तो हमने कहा था कि अ पर्सन इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। तो खुदा न खास्ता ऑर्गन को अगर आप आइसोलेट कर दें उस पर्सन से, तो ऑर्गन तो क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा? ऑब्वियसली नॉट। तो ये क्या है, कॉम्पोजिशन है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, दीज आर कपल टुगेदर टाइटली। इसीलिए हमने कहा कि ये क्या है, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप है, ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। और एसोसिएशन जो है वो हमें पता है कि एक जनरल रिलेशनशिप है जिसमें हम दो ऑब्जेक्ट्स को या दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को आपस में इंटरेक्ट करते हुए दिखा देते हैं। जैसे हमने लास्ट भी एग्जांपल दी थी कि अली लिव्स इन ए हाउस, और इसी तरह जैसे पेशेंट और डॉक्टर की हमने एग्जांपल देखी थी कि दोनों वो सिंपली क्या हैं,
फॉर स्पेसिफिक पर्पस एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन कोई किसी को ओन नहीं करता, कंटेन नहीं करता, और दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। यानी पेशेंट आया, ट्रीटमेंट लिया और चला गया, डॉक्टर ने पेशेंट को जब वो आया ट्रीटमेंट दी, एंड उसके बाद फिर, तो ये क्या है, दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिंपल, फॉर द स्पेसिफिक पर्पस दे इंटरैक्ट विद ईच अदर। यहाँ जो एग्जांपल है और चेंज करके मैंने दिया उसमें ये कहा है, अ टीचर इज एसोसिएटेड विद अ स्टूडेंट, यानी टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, उससे इंटरैक्ट करता है, और स्टूडेंट अपने टीचर साहब से पढ़ते हैं, वो इसलिए इंटरैक्ट कर रहे हैं, और ये स्पेसिफिक इंटरैक्शन है, लेकिन कोई किसी को ओन नहीं करता। ठीक है, तो ये 3 तरह के इंटरैक्शन है, या 3 तरह की सिंपल एसोसिएशन है। 79 है, सपोज अ रूम हैज अ चेयर, बेड, टेबल एंड कपबोर्ड, ड्रॉ अ रिलेटिव एसोसिएशन डायग्राम बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो आई थॉट के एक इस तरह का फ्लेवर भी होना चाहिए, ताकि आप लोगों को इस तरह का भी आइडिया आ जाए। तो क्विकली ज़रा देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये ज़रा इसको देखिएगा, ये हैज़ ए रिलेशनशिप है, तो अभी हम पीछे क्वेश्चन में देख के आए हैं कि हैज़ ए रिलेशनशिप कैसा होता है, एग्रीगेशन का। ठीक है, ये मैंने मेंशन भी कर दिया है कि रिलेशनशिप क्या है, एग्रीगेशन का, यानी एक कंटेनर है और एक कंटेन्ड है। इसमें रूम जो है वो एक्चुअली क्या है, कंटेनर क्लास है, और बेड, चेयर, कपबोर्ड और टेबल ये क्या है, कंटेन्ड हैं, ये कंटेन्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। दूसरी आपने ये ख्याल रखना है इस चीज में कि जो कंटेन्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, वहां से आपने जो एरो निकालना है जिसके एंड पे डायमंड होगा वो अनफिल्ड होगा। इससे मुराद ये है कि ये वाली हमारी कंटेनर क्लास है और ये बाकी सारे ये क्या है, कंटेन्ड है। तो हम इसको देख के कह सकते हैं, यानी इतनी इस पिक्चर को ऊपर का सेंटेंस ना भी पढ़े तो हम कह सकते हैं कि जी ये जो रूम की क्लास है ये कंटेनर है, ये कंटेन किए हुए है बेड के ऑब्जेक्ट को, टेबल क्लास के ऑब्जेक्ट को, कपबोर्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को और चेयर क्लास के ऑब्जेक्ट को, राइट। और बेड क्लास का ऑब्जेक्ट या टेबल, कपबोर्ड और चेयर क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी रूम से बेड बेड को बाहर निकाल दें तो बेड बेड ही रहेगा, एंड लाइक वाइज टेबल, कपबोर्ड एंड चेयर। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने दिखाना है एग्रीगेशन का। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, आपने डायग्राम बनानी हो तो कंपोजिशन के केस में आपको पता है ये डायमंड जो है वो फिल्ड होते हैं, एग्रीगेशन में ये अनफिल्ड होते हैं। Question number 80. Imagine you are designing a system for an online library. Identify classes, their attributes and functions. इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने 12 कोशिश की है कि हर तरह का फ्लेवर का आपको क्वेश्चन दूं, ताकि एटलीस्ट मुख्तलिफ डायमेंशन से आपकी एक अच्छी और भरपूर तैयारी हो इंशाल्लाह। तो ये एक और फ्लेवर का क्वेश्चन है कि आपको एक सिनेरियो दिया गया है, इस सिनेरियो के अंदर से आपने क्या आइडेंटिफाई करना है, देखना है कि क्लासेस कौन सी हैं, एट्रीब्यूट्स कौन से और फंक्शन कौन से हो सकते हैं। सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया, द यूजर कैन सर्च फॉर बुक्स, बोरो देम एंड रिटर्न देम। आप में से जो लोग शार्प हैं क्विकली उन्होंने देख लिया होगा कि ये यूजर की एक क्लास बन सकती है, परफेक्टली फाइन, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बुक्स की एक क्लास बन सकती है क्योंकि इनके ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, डिफरेंट यूजर, डिफरेंट बुक्स, एब्सोल्युटली राइट। अब ये क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकती हैं, फंक्शन, बारो कर सकते हैं, फंक्शन, रिटर्न कर सकते हैं, फंक्शन, राइट। सो प्रीटी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके जी, तो हमारी पहली जो क्लास बनी या जो पहला सेक्शन हमारा क्लासेस बनी, कौन सी बनी, यूजर की और बुक की, वो भी हमने देख लिया क्विकली। नेक्स्ट एट्रीब्यूट अब देख लेते हैं। देखिए सेकंड स्टेटमेंट लिखी हुई है कि ईच बुक हैज टाइटल, आईडी, ऑथर एंड आईएसबीएन नंबर। तो ये देखिएगा बुक के साथ टाइटल, आईडी, ऑथर एंड आईएसबीएन नंबर, ये क्या हुए, बुक के एट्रीब्यूट्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी या प्रॉपर्टीज होगी। लाइकवाइज नीचे थर्ड स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि यूजर जो हैं उनके क्या हो सकते हैं एट्रीब्यूट्स, लिखा नहीं हुआ लेकिन हमें खुद पता चल रहा है कि नेम, आईडी, ईमेल एंड लिस्ट ऑफ बोरोड बुक्स, दिस प्रोबेबली बी अ नंबर। जैसे एक स्टूडेंट के पास 3 बुक्स हैं, 4 बुक्स हैं, जैसे आजकल तो कोई भी नहीं निकलवाता ना, बुक्स पढ़ती हैं हमारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह, पीडीएफ से काम चलाते हैं, और वो भी 2-4 दिन पहले। ठीक है ना, किताबें पढ़ने का रुझान तकरीबन ख़त्म हो गया है। मैंने नहीं देखा कोई स्टूडेंट किताब पढ़ता हो, यानी कोर्स की तो बिल्कुल ही कम, और शायद कोर्स के अलावा तो शाज़ व नाज़र ही कुछ पढ़ते हो, बट एनीवेज किताबें पढ़ा करें। तो यहाँ यूज़र के हमने कुछ एट्रीब्यूट्स देख लिए और वही हमने यहाँ पे ले लिए कि नेम, आईडी, ईमेल और बोरोड बुक्स, यानी ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये अगेन एक नंबर होगा,
लिस्ट होगी, नंबर ऑफ बुक्स होगा, कुछ भी होगा। एनीवेज, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। तो ये हमारे क्या निकल आए, दोनों क्लासेस जो हमने आइडेंटिफाई की उनके एट्रीब्यूट्स आ गए। थर्ड, वो हमने कहा फंक्शन है, और फंक्शन हमने ऊपर क्या आइडेंटिफाई किए थे जी, दोबारा देख लेते हैं। वो बुक सर्च कर सकता है, एक, बोरो, टू, रिटर्न, थ्री। ठीक है, सर्च बुक, बोरो बुक और रिटर्न बुक। सो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि दिस इज द सिनेरियो, आइडेंटिफाई और आउटलाइन द नंबर ऑफ क्लासेस, देयर एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर आर दी फंक्शंस। ठीक है, तो जस्ट आई थॉट के आपको थोड़ा सा इससे भी सेंसिटाइज किया जाए कि सिनेरियो के अंदर से ये चीजें कैसे आउटलाइन या आइडेंटिफाई करनी है। Question number 81. Write a C++ code for the class named student with attributes such as name, ID, program, and semester number. You are required to write the declaration of its method to set and get semester. अच्छा जी, हमें एक स्टूडेंट की क्लास लिखने का कहा गया। ठीक है ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि 80 क्वेश्चन हो गए हैं, यानी 20 हमने कर लिए सब्जेक्टिव के, और शुक्र है कि कोड नहीं है, बट नाउ हियर वी स्टार्टिंग कोडिंग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लेटर ऑन। तो हमें एक क्लास लिखनी है स्टूडेंट की, नेम, आईडी, प्रोग्राम एंड सेमेस्टर नंबर, ये कुछ एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, और हमें कहा गया कि डिक्लेरेशन लिखिएगा किसकी, कुछ मेथड्स हैं, सेट नेम एंड गेट सेमेस्टर नंबर। राइट, दो फंक्शंस के हुए, वैसे गेटर और सेटर ज्यादा भी हो सकते हैं इस क्लास के लिए भी। तो चलें क्विकली देखते हैं कि हमने क्या करना है। क्लास का कीवर्ड लिखा, स्टूडेंट क्लास बनानी है, ये देखिए हमने स्टूडेंट का नाम लिख लिया, यानी उस क्लास का नाम लिख लिया, और उसके बाद फिर पेंसिल स्टार्ट करके क्लास को स्टार्ट कर दिया। प्राइवेट का हमने एक्सेस मॉडिफायर लिखा। हमने नेम लेना है, तो इसलिए हमने क्या किया, कैरेक्टर पॉइंटर नेम ले लिया, प्रोग्राम ले लिया। ठीक है, ये भी कैरेक्टर पॉइंटर होगा, क्योंकि BSCS, MSCS, BBIT वगैरह वगैरह। इसी तरह इंटीजर हमने ले ली आईडी, यानी स्टूडेंट की आईडी। हम फॉर इंस्टेंस ले रहे हैं 213, 214, 305 वगैरह। हम MC वगैरह वगैरह वो नहीं ले रहे, वरना हमें इसका भी एक कैरेक्टर पॉइंटर लेना पड़ता। तो इस एग्जांपल को सिंपल और शॉर्ट लिखने के लिए हमने आईडी को भी इंटीजर ले लिया है, और उसके बाद सेमेस्टर नंबर आइए, आप इसको सेमेस्टर ले सकते हैं, S नंबर ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। ये क्या होगा, फॉर इंस्टेंस अभी आप 3rd सेमेस्टर में, तो ये 3 होगा। ठीक है, जो लोग 4th सेमेस्टर में, उनके लिए हम 4 लिख लेंगे, एटसेट्रा। तो ये हमने क्या किया, इस क्लास के जो गिवन यहाँ पे थे ये एट्रीब्यूट्स, वो हमने डिक्लेयर कर लिए। अब हम फंक्शन लिखने लगे हैं, जो हमें यहाँ कहा गया है डिक्लेरेशन आपने लिखनी है इन दो की। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये देखें, पब्लिक का हमने एक्सेस मॉडिफायर लिखा, क्योंकि हमारे फंक्शंस पब्लिक होते हैं। वॉइड हमने लिखा। तो सेट यूजुअली क्या होते हैं, या सेटर फंक्शंस क्या होते हैं, वॉइड होते हैं, क्योंकि आप कोई चीज़ सेट कर रहे हैं, अपनी क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सेट कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट पे कोई सेट कर रहे हैं, तो या मेन से यूजर ने कोई आपको पैरामीटर्स भेजे हुए हैं, उनके थ्रू सेट कर रहे हैं, इसलिए आप रिटर्न टाइप तो कुछ भी नहीं देते। हाँ, अलबत्ता आप उनको पैरामीटर पास करते हैं। तो सबसे पहले आप नेम को सेट कर रहे हैं, तो ये देखिए सेट नेम, नाम लिखा आपने, और एक कैरेक्टर पॉइंटर आप पास कर रहे हैं एज ए पैरामीटर, यानी ST नेम। और ये ST नेम प्रोबेबली भी यूजर नेम मेन से भेजा होगा, जो हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। इसी तरह हमने कहा कि दूसरा हमने गेट लिखना है सेमेस्टर को। सेमेस्टर हमारा क्या है, इंटीजर है, तो इसका मतलब ये है कि हमें सेमेस्टर यूजर का लेके रिटर्न करना पड़ेगा। तो हम रिटर्न टाइप क्या लिखेंगे, इंटीजर, गेट सेमेस्टर उसका नाम है, और हम कोई पैरामीटर उसको पास नहीं कर रहे, बल्कि जो ऑब्जेक्ट हम कॉल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, यानी जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, उसका सेमेस्टर हम गेट करेंगे और मेन में रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी जी, एक सिंपल सा कोड था, एक क्लास का स्ट्रक्चर था बेसिकली, जिससे थोड़ा सा आपको फेमिलियर करना था। लेटर हम थोड़ा थोड़ा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते जाएंगे। दिस इज वेरी बेसिक, तो आई थॉट के यही से हम स्टार्ट करें। 82 है जी, व्हाट आर द टू मेथड्स टू एक्सेस द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। हमारे पास कौन से वो दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं कि हम अपनी क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करेंगे। ये एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास जो पहला तरीका है वो कहलाता है डॉट ऑपरेटर, यानी हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू या उसके साथ या उसको यूज करके हम अपने क्लास के मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास यही स्टूडेंट की क्लास है या कोई और स्टूडेंट की क्लास है, तो हमने स्टूडेंट की क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया std1। अब std1 का हमने उसके बाद क्या लिखा, डॉट, और डॉट लिखने के बाद ये इसी स्टूडेंट क्लास का एक डेटा नंबर है, रोल नंबर। तो हमने std1 लिखा, डॉट लिखा, और उसके बाद इस स्टूडेंट क्लास का जो डेटा मेंबर रोल नंबर था उसको हमने एक्सेस कर लिया, और यहाँ हम उसको 5 से इनिशियलाइज करवा रहे हैं। तो ये एक तरीका है
एरो ऑपरेटर जो है वो आपने शायद CS201 में भी थोड़ा सा आइडिया पढ़ा हो, वो हम पॉइंटर के साथ यूज करते हैं। यानी हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया अपने किसी स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए, और उस पॉइंटर के साथ फिर हम एरो ऑपरेटर यूज कर लेते हैं। ये देखिए stdptr, ये स्टूडेंट पॉइंटर हमने को डिक्लेयर किया है, और अब हम कह रहे हैं कि जी stdptr और साथ में ये एरो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, और वही रोल नंबर हम एक्सेस कर रहे हैं। वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ करेंगे तो स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, और अगर हम स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को हमने पॉइंटर से पॉइंट किया हुआ है तो फिर हम एरो ऑपरेटर। ये दो तरीके हैं किसी क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के। 83, write the code snippet to set the name of the student class। तो ये भी कुछ छोटा सा कोडिंग का क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि आगे अब ज्यादा कोडिंग किया नहीं, तो जस्ट बियर विद मी, पानी वानी पी लीजिए आप लोग। तो क्विकली जरा देखते हैं कि जी नेम सेट करने के लिए या सेटर फंक्शन लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा मैंने फ्लेवर यहाँ पे चेंज किया है, क्लास से बाहर आके लिखने की कोशिश की है, ताकि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपको पता हो कि क्या करना है। रिटर्न टाइप वाइड है, ये स्टूडेंट उस क्लास का नाम है। ये सेट नेम इस फंक्शन का नाम है। इसको हम क्या कर रहे हैं, ये st नाम का एक कैरेक्टर पॉइंटर पास कर रहे हैं। फंक्शन के अंदर आते हैं और हम क्या कह रहे हैं कि इफ ये जो st नेम आपको यहाँ से मिला हुआ है, जो यूजर ने भेजा है, इसकी लेंथ चेक करो। strlen स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि यहाँ से जो लेंथ कैलकुलेट हुई है, क्या ये 0 से बड़ी है? अगर ये 0 से बड़ी है तो फिर आप इसके अंदर आइए, और नहीं बड़ी तो आप एल्स लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। यदि इन दैट केस कि यूजर ने ब्लैंक स्ट्रिंग भेज दी है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो फिर उसको अपने कैसे हैंडल करना है, यू कैन कम हियर एट दिस प्लेस। ठीक है, हमें चूंकि सिंपल कहा गया तो आई जस्ट केप्ट इट एज सिंपल, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, इफ यू हैव टू हैंडल दैट यू कैन। ओके, इसके अंदर हम आके क्या कहते हैं, लेट मी इरेज दिस फॉर अ व्हाइल। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारे पास नेम की कैरेक्टर पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया हुआ है, तो जो साइज हमारे st नेम का है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं, उसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें एक ऐड कर लेते हैं। तो जो इसकी लेंथ बनती है, हम न्यू के ऑपरेटर से एक्चुअली क्या कर रहे हैं, उतनी मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। यूजर ने जो स्ट्रिंग भेजी है सेट करने के लिए, वो हम ले रहे हैं, उसका साइज निकाल रहे हैं, उसमें एक ऐड कर रहे हैं। अगर यूजर ने हसनैन भेजा है, तो हसनैन आपको पता है 7 कैरेक्टर्स का होता है, तो हमने 7 + 1 करके 8 लिए। तो हम अपने नेम के जो वेरिएबल है उसके लिए 8 कैरेक्टर्स की स्पेस एलोकेट कर रहे हैं इन दिस लाइन। इस लाइन में हम 8 कैरेक्टर की स्पेस एलोकेट करवा रहे हैं। 8 की क्यों करवानी है? क्योंकि चेक करना पड़ेगा यूजर ने क्या भेजा हुआ है, उससे हम एक ज्यादा करवा रहे हैं नल कैरेक्टर रखने के लिए। और जब ये करवा चुकेंगे तो फिर हम फाइनली क्या कहेंगे, strcpy यानी स्ट्रिंग कॉपी कर दो। किसको? जो यूजर ने भेजे हुए स्ट्रिंग, वो हमारे इस नेम के अंदर। ठीक है, यूजर की भेजी हुई स्ट्रिंग हमारे इस नेम के अंदर क्या कर दो, आप कॉपी कर दो। तो ये हमने क्या किया है, सेटर फंक्शन लिख दिया है स्टूडेंट क्लास के लिए, जो क्या कर रहा है, नेम को सेट कर रहा है। 84 है, व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोवाइड एन एग्जांपल और डेमोन्स्ट्रेट। फंक्शन ओवरलोडिंग हमने देखी कि एक फंक्शन को हम उसी नाम से दोबारा लिख लेते हैं और नंबर या टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज कर लें, तो ये कहलाती है ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर का आपको पता है, ये एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसका नाम क्लास के नाम के साथ होता है या उस जैसा होता है, बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होती, और हम चाहें तो डिफॉल्ट लिख सकते हैं, चाहे तो एक्सप्लिसिट जिसको हम कहते हैं वो लिख सकते हैं, और चाहे तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं, और शायद आपने एक कॉपी कंस्ट्रक्टर भी यकीनन पढ़ा होगा। तो अभी हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग से क्या मुराद होगी। यहां तक तो बात कुछ समझ आ रही है। कंस्ट्रक्टर को और ओवरलोडिंग को इकट्ठा कर लें तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब ये होगा कि हम एक क्लास के लिए 2, 3, 4 या 5 कंस्ट्रक्टर लिख रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही हम करते हैं, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर लिख रहे हैं, सबके नाम सेम होंगे, बिल्कुल ऐसा ही होगा। डिफरेंट पैरामीटर हो सकते हैं, यही हम कह रहे हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग में यही होता है। नाम सेम होता है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स या टाइप्स ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो सकती हैं। अच्छा, ऐसा हम क्यों करना चाहेंगे? एक सवाल और भी आ सकता है आपको कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हम क्यों करें, इसकी क्या जरूरत है? तो इसकी जरूरत इसलिए, या इसको ये आपको क्या फैसिलिटी देता है कि आप जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट तो एक ही क्लास के क्रिएट करते जा रहे हैं, लेकिन एक नीला है, एक पीला है, एक ऑरेंज है, एक पर्पल है। यानी आप जब वो क्रिएट कर रहे हैं
तो डिफरेंट स्टेट्स में क्रिएट कर रहे हैं, डिफरेंट तरीकों से इनिशियलाइज कर रहे हैं। दिस इज मोर पावरफुल, दिस इज मोर फ्लेक्सिबल। यानी ऐसा नहीं है कि यू आर जस्ट क्रिएटिंग एवरी ऑब्जेक्ट ऑन ए येलो, नॉट। मे बी आप एक येलो क्रिएट करें, ग्रीन, एक ऑरेंज, डिफरेंट। सो जैसे वो क्रिएट हो रहे हैं वो डिफरेंट तरीकों से क्रिएट हो रहे हैं, इनिशियलाइजेशन डिफरेंट हो रही है। और डिफरेंट इनिशियलाइजेशन के लिए सोचिएगा आपको कितने कंस्ट्रक्टर चाहिए होंगे, जितनी तरह ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं। और उतने कंस्ट्रक्टर जब हम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो आई आई थॉट कि शायद कुछ आपको आइडिया थोड़ा सा ये क्लियर होगा मेरी कलर्स की एग्जांपल देने से आपको, ठीक है। ओके जी, करेंगे कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रेक्टेंगल की क्लास है, हम आते हैं और हम कहते हैं जी कि इंटीजर लेंथ एक ले लीजिए, इंटीजर एक विड्थ ले लीजिए, सिंपल रखिए, मैंने सिर्फ आपको आइडिया देना है, बाकी क्लास जैसे भी बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, हम पब्लिक यानी फंक्शंस के लिए आए हैं हम यहाँ पे, और कमेंट्स देखिएगा, यहाँ मैंने लिखा है कि जी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ये देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसलिए है कि रेक्टेंगल नाम है क्लास का, रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टर यानी फंक्शन का है, कोई पैरामीटर हम नहीं दे रहे, तो ये क्या हुआ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हुआ। दूसरा काम हम क्या कर रहे हैं, लेंथ को भी जो इसका डाटा मेंबर है उसको भी जीरो कर रहे हैं, और जो दूसरा डाटा मेंबर है विड्थ का उसको भी क्या कर रहे हैं, जीरो। तो ये देखिए एक कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे लिख लिया, ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, क्लास का कोई ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं और ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो उस ऑब्जेक्ट के जो लेंथ और विड्थ के जो दोनों डेटा मेंबर्स होंगे, दोनों की वैल्यू क्या चली जाएगी, लेंथ जीरो, विड्थ जीरो। तो जैसे ही हम कहेंगे न्यू रेक्टेंगल, लेंथ जीरो, विड्थ जीरो, न्यू रेक्टेंगल, लेंथ जीरो, विड्थ जीरो, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होते जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, एक और कंस्ट्रक्टर लिखते हैं। रेक्टेंगल हमने ली, अगेन ये भी वही नाम है जो क्या है, क्लास का नाम है। यहाँ पे हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, ये देख रहे हैं डिफरेंस, देख रहे हैं आप, वहां हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया था, यहाँ हम दो पैरामीटर दे रहे हैं। हम कहते हैं जी कि जब हम रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, दो पैरामीटर देंगे। और ये हम कह रहे हैं कि जी जो इधर से लेंथ आई हुई है वो आप लेंथ में डाल दीजिए, और जो इधर से विड्थ आई हुई है वो आप किस में डाल दें, विड्थ में। इसका मतलब ये है कि अगर मैं चाहूं तो मैं क्रिएट करते हुए बता सकता हूं कि ये रेक्टेंगल ऐसे क्रिएट हो 4 विड्थ की, 3 लेंथ की या 6 लेंथ की, तो अब एक रेक्टेंगल इस तरह की क्रिएट हो जाएगी। अगली बार मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो मैं बताऊंगा रेक्टेंगल 9, 20, तो ये 9, 20 की एक और रेक्टेंगल डिक्लेयर हो जाएगी या बन जाएगी, वो पहले से डिफरेंट होगी। मैं अब दोबारा रेक्टेंगल का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, और अब की बार मैं कहता हूँ कि जी रेक्टेंगल पैरेंथेसिस के अंदर लिखता हूँ 40, 30। तो अब एक और डिफरेंट तरह की रेक्टेंगल क्रिएट हो रही है। आप देख रहे हैं कि सिर्फ दो कंस्ट्रक्टर लिखे हमने, तो उससे क्या हो रहा है, तो ये इसके अलावा और भी लिखे जा सकते हैं। तो ये सारा सिलसिला क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्यों जरूरत पड़ती है, कैसे कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये 3-4 चीजें हमने कोशिश की हैं इसी क्वेश्चन में एड्रेस करने की। क्वेश्चन नंबर 85 है, डिफरेंशिएट बिटवीन शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो क्विकली जरा देख लेते हैं दोनों में क्या फर्क है। मैंने कोशिश की है इसको समराइज कर सकूं पैराग्राफिंग से, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, और इसमें कुछ चीज़ें मैंने और ऐड की हैं ताकि आप इसमें से कुछ भी अगर 2-3 भी याद कर लें या ज़हन नशीन कर लें या समझ लें तो इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा और इसको एग्जाम में भी आप एड्रेस कर सकेंगे। इट्स ए वेरी हॉट टॉपिक कि शैलो कॉपी क्या होती है, यहाँ पे डीप कॉपी क्या होती है। सबसे पहले तो देखिएगा डेफिनेशन। तो आप क्या कह सकती हैं कि जब हम शैलो कॉपी की बात करते हैं तो असल में हम क्या कर रहे होते हैं, रेफरेंस को सिर्फ कॉपी कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप एक ही मेमोरी लोकेशन के दो पॉइंटर्स क्रिएट कर देते हैं या दो रेफरेंस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। दोनों रेफरेंसेस मेमोरी में एक ही जगह को पॉइंट कर रहे होते हैं, जबकि डीप कॉपी में ऐसा नहीं होता। डीप कॉपी का मतलब यह है कि आप पूरी कॉपी बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट की, और उसके बाद एक रेफरेंस एक ऑब्जेक्ट को और दूसरा रेफरेंस कॉपी को पॉइंट कर रहा होता है। तो दोनों रेफरेंस दो अलग अलग मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट कर रहे होते हैं और दोनों का डेटा भी अलग अलग होता है। ये बहुत बुनियादी डिफरेंस है। अच्छा, डाटा हैंडलिंग की हम बात करें तो चूंकि ये दोनों रेफरेंसेस एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होते हैं, तो इसलिए क्या हम कह सकते हैं कि ये मेमोरी भी शेयर हो रही होती है। जबकि यहाँ क्या हो रही है, मेमोरी अलग अलग है, डुप्लीकेट है, कॉपीड है, एक की मेमोरी अलग है, दूसरे ऑब्जेक्ट की अलग है। इंडिपेंडेंस की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि शैलो कॉपी में एक जगह आप चेंज करें तो जो कॉपीड ऑब्जेक्ट होता है वो भी चेंज हो जाता है, चेंज उसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाती है। जबकि डीप कॉपी हो तो उसमें ऐसा
नहीं होता। आप ओरिजिनल को चेंज करें तो दूसरा नहीं होगा, और दूसरे को चेंज करें तो कॉपीड वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको चेंज करें तो ओरिजिनल चेंज नहीं होगा, वाइस वर्सा है। तो यहाँ पे एक की चेंज ओरिजिनल की या कॉपीड की दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालती। अलबत्ता परफॉर्मेंस की बात करें तो फास्टर है ये शैलो कॉपी। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ क्या कॉपी करना है? पॉइंटर, रेफरेंस कॉपी करना है। जबकि डीप कॉपी क्या है? स्लोर है। अब आपसे पूछा जाए या आप सोचें स्लोर ये क्यों है? लग तो अच्छा रहा है। स्लोर इसलिए है साहब कि आपने पूरी मेमोरी कॉपी करनी है, पूरी नई जगह क्रिएट करनी है, तो इसलिए क्या है? स्लोर है। इट विल टेक सम टाइम। सोचिए ना जरा कि पूरी मेमोरी कॉपी होनी है, पूरे कंटेंट्स कॉपी होने हैं, पूरे डेटा मेंबर्स कॉपी होने हैं, सब कुछ कॉपी होना है, तो इसलिए क्या है? स्लोर है। तो ये कुछ 2-3 बुनियादी डिफरेंसेस हैं शैलो कॉपी में और डीप कॉपी में। 86 है, व्हाट इज द कॉपी कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस एंड हाउ डज इट वर्क? और हमें एक एग्जांपल भी देनी है, ठीक है, यानी जान नहीं छुड़ाई जा सकती। 2-3 चीजें जो है वो यहाँ पूछी गई हैं, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, मुश्किल सवाल आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है ये बताना पड़ेगा, काम कैसे करता है, और एक एग्जांपल भी देनी पड़ेगी, ठीक है। आई जस्ट डेलिबरेटली मेड दीज क्वेश्चन मोर कॉम्प्लेक्स कि एटलीस्ट ये एक सवाल नहीं है, ये 3-3 सवाल हैं। अल्टीमेटली हम शायद कुछ 50 से ज़्यादा या 60 से ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे होंगे इस इन दिस सीरीज इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलराइट, ओके, हम क्या करते हैं जी कि हम एक करंट ऑब्जेक्ट को लेके उसकी पूरी कॉपी बना देते हैं। यानी एक क्लास का करंट ऑब्जेक्ट एक लेते हैं और इसकी एक पूरी कॉपी बना देते हैं। आप ये कह सकते हैं कि किसी क्लास के एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स को देखते हुए जो उसकी स्टेट है, इसी तरह का एक और क्लोन बना देते हैं। ये काम कौन करता है? हमारा कंस्ट्रक्टर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ही हमारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है। तो बजाय कि हम कंस्ट्रक्टर को कहें कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करो सिरे से जो नया हो, हम उसको कहते हैं नहीं, 1 मिनट के लिए रुक जाओ, आप मुझे ये जो करंट एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना, बिल्कुल इसी की तरह का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। इसको हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में सिंपल क्या करना होता है? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना होता है। अभी हमने देखा इससे पहले एग्जाम्पल में कि अगर हम सिंपल कंस्ट्रक्टर या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं तो स्टेट 0 0 करके ऑब्जेक्ट उसने क्रिएट कर दिया। मेरे पास एक पहले से कोई रेक्टेंगल पड़ी हुई है 40-20 की, और मुझे इसी तरह की हूबहू दोबारा क्रिएट करनी है। तो मैं कहता हूँ कंस्ट्रक्टर साहब, ये जो पहले 40-20 वाली पड़ी हुई है ना, ये मैं आपको दे रहा हूँ, इसी तरह की मुझे एक और क्रिएट कर दें। तो वो ये जो कंस्ट्रक्टर मेरा काम कर रहा होगा ना, उस कंस्ट्रक्टर को मैं कहूंगा कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्योंकि वो मेरे एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को लेके बिल्कुल उसका क्लोन बना के मुझे दे रहा है। यही कॉन्सेप्ट क्या है? कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे एक फंक्शन को हम वैल्यू देते हैं या पैरामीटर पास करते हैं, अब के बार हमें कंस्ट्रक्टर को एक करंट ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, क्लास का जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है वो देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि साहब इसके जैसे कॉपी बना के दीजिए मुझे। तो 2 चीजें हो गई, ये इस तरह से काम करता है। अभी हम देख लेते हैं कि इसकी एक एग्जांपल क्या है। ये देखिए, स्टूडेंट क्लास है हमारी, और स्टूडेंट क्लास के अंदर अब आप देख रहे हैं थोड़ा सी चीजें मुख्तलिफ आ रही हैं या मुश्किल आ रही हैं, परेशान नहीं होना। हम क्या कर रहे हैं, इसी स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट std1, इसका कांस्टेंट रेफरेंस भेज रहे हैं। कांस्टेंट रेफरेंस क्यों भेज रहे हैं? अब आप सोच रहे होंगे, हम चाहते हैं कि std1 को सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज किया जाए, इसके साथ कुछ छेड़छाड़ ना की जाए। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रेफरेंस भेज रहे हैं। हम फोटोकॉपी वाले को एनआईसी दे रहे हैं कि सिर्फ हमें कॉपी करके दीजिए। हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि फोटोकॉपी वाला हमारे शनाख्ती कार्ड को भी चेंज कर दे, नंबर चेंज कर दे, एडिट कर दे। अलाउ करेंगे नहीं। तो वो हमारी लेमिनेशन जो है ना, वो इस चीज को मेक श्योर कर रही है कि आपके एनआईसी को कोई तब्दीली नहीं की जा सकेगी, जस्ट फॉर इंस्टेंस। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रेफरेंस भेज रहे हैं कि std1 को रेफर कर लीजिए, इसको देख के दूसरा ऑब्जेक्ट बना लीजिए, लेकिन इसमें मेहरबानी करके कोई तब्दीली ना कीजिए। फंक्शन के अंदर आइएगा और यहाँ देखिएगा, सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, जो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं उसका जो डेटा मेंबर रोल नंबर है, उसमें क्या वैल्यू सेट करनी है, जो std1 के डेटा मेंबर रोल नंबर की वैल्यू है वो यहाँ डाल दीजिए। यहाँ अगर 10 होगी तो इसमें क्या चला जाएगा, 10। इसी तरह हम कह रहे हैं कि जो करंट ऑब्जेक्ट है उसके नेम की डेटा मेंबर के अंदर क्या डालें, जो std1 के नेम के अंदर वैल्यू है। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जी जो करंट ऑब्जेक्ट है उसके जीपीए के अंदर क्या वैल्यू जाए, जो हमने ऑब्जेक्ट पास किया है std1 उसके जीपीए के अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ चली जाए।
तो यूं आप देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, डेटा मेंबर वाइज कॉपी। जो कांस्टेंट रेफरेंस हमने भेजा हुआ है उस ऑब्जेक्ट के पहले डेटा मेंबर की जो कॉपी है वो जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं उसके पहले डेटा मेंबर में चली गई। इसी तरह दूसरे की दूसरे में, तीसरे की तीसरे में। तो यूं रिस्पेक्टिव जो है डेटा मेंबर्स, जो भेजा जाने वाला या कांस्टेंट रेफरेंस वाला जो हमने भी भेजा है ऑब्जेक्ट, उस जो डेटा मेंबर्स की वैल्यूज है नए बनने वाले ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्टिव टू डेटा मेंबर्स में चली गई, ये कहलाती है हमारी मेंबर वाइज कॉपी। तो यही हम कर रहे होते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है, किस लिए यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और अगर आपको एक एग्जांपल लिखनी पड़ती है कोई सी भी अगर गिवन हो तो, वरना आप अपनी भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने क्विकली एक शॉर्ट सी क्रिएट करके आपको एक आइडिया देने की कोशिश की है। 87 व्हाट कुड बी द पॉसिबल प्रॉब्लम्स विद द शैलो कॉपी। अभी हम देख के आ रहे हैं कि शैलो कॉपी बेसिकली है क्या। एक पॉसिबल प्रॉब्लम हो सकती है इसके साथ, तो वो क्विकली देख लेते हैं कि वो शैलो कॉपी के साथ क्या हो सकती हैं। अभी हमने एक चीज देखी थी कि शैलो कॉपी में क्या हो रहा है बेसिकली, कि रेफरेंस कॉपी हो रहे हैं एक तरह से। यानी पहले एक रेफरेंस है, एक ही मेमोरी है, अब क्या हो, एक रेफरेंस और हो गया। दो ऑब्जेक्ट्स हैं असल में, आप चलिए ये कर लीजिए, दो ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन पीछे क्या है, मेमोरी एक ही है। ठीक है, तो ये सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है शैलो कॉपी के साथ, कि शेयर्ड डेटा है, शेयर्ड मेमोरी है। अच्छा जी, दूसरा क्या है, आप इसको कह सकते हैं डबल फ्री। डबल फ्री हम ये कहते हैं कि जब हम खुद से डिस्ट्रक्टर कॉल करते हैं या कॉल होते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक ही वक्त में उसी मेमोरी को फ्री करने की कोशिश करते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट एक ही वक्त में एक ही मेमोरी को फ्री करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या मसला हो सकता है, दिस में लीड टू अ क्रैश और अनडिफाइंड बिहेवियर। और थर्ड क्या हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। वो किस लिए होगा जी और क्यों होगा, क्योंकि जब हम मॉडिफिकेशन की बात करेंगे ना किसी भी एक ऑब्जेक्ट में, किसी भी एक ऑब्जेक्ट में, तो चूंकि हमने कहा कि ये सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं, डेटा शेयर्ड है, इसका मतलब यह है कि इसके क्या होंगे, साइड इफेक्ट होंगे की ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो ये तीन प्रॉब्लम्स हैं शैलो कॉपी के साथ। 88 है, व्हाट इज अ डैंगलिंग पॉइंटर एंड व्हाट प्रॉब्लम्स कैन इट कॉज, और इसको भी एक एग्जांपल से बताना होगा। चलिए कोशिश करते हैं। डेंगलिंग पॉइंटर, आपने CS201 में भी पढ़ा होगा कि एक पॉइंटर किसी मेमोरी को पॉइंट करता है, किसी वजह से वो मेमोरी जिसको वो पॉइंट कर रहा है, मिसाल के तौर पे अभी ये कोई एक मेमोरी है जिसको ये पॉइंट कर रहा है, फॉर इंस्टेंस कोई भी वजह हो सकती है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली हम इसको इरेज कर देते हैं, इस मेमोरी को जिसको ये पॉइंटर पॉइंट किए हुए था वो इरेज होगी। अब ये पॉइंटर अगर मेमोरी में जाता है तो वो मेमोरी फ्री हो गई है, हाउस कीपिंग परफॉर्म हो चुकी है, वहां वो मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करती, तो अब ये पॉइंटर क्या बन गया, डेंगलिंग पॉइंटर। नो, अब ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। ये बिल्कुल जैसे आप समझ लीजिए ना कि वो खुद लापता हो गया, बेचारा गुआच गया, मतलब उसको नहीं पता कि मैं किसको पॉइंट कर रहा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक आदमी किसी के साथ आया मेले में और जिसके साथ आया वही गुआच गया, तो वो आदमी भी डैंगलिंग पॉइंटर बन गया। ठीक है ना, ही इज पॉइंटिंग टू नो वन। इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आप देखिए ये पॉइंटर किसी भी मेमोरी को पॉइंट नहीं कर रहा। आप इसको यूज करके अगर डी रेफरेंस करते हैं तो क्या होगा, क्रैश हो सकता है, अनडिफाइंड बिहेवियर हो सकता है। तो इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। क्यों, आप इसको डी रेफरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉइंटर जिसको तुम पॉइंट कर रहे हो वो वैल्यू दे दो, लेकिन ये तो बेचारा किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा। तो डी रेफरेंस क्या करेगा, वैल्यू आपको क्या देगा। सो दिस कुड बी अ पोटेंशियल कॉज और अ प्रॉब्लम, कि अगर एक डैंगलिंग पॉइंटर हम यूज कर उसके साथ मैनिपुलेशन करते हैं, उसको डी रेफरेंस करते हैं या उसके साथ कोई अरिथमेटिक परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, यू माइट हैव स्टडीड अरिथमेटिक यूजिंग दी पॉइंटर्स। अब एक एग्जांपल देखते हैं क्विकली। तो ये हमारा एक छोटा सा फंक्शन है, हमने खुद क्रिएट किया है, रिटर्न टाइप इसकी कुछ नहीं है, क्रिएट डैंगलिंग पॉइंटर इसका वैसे ही नाम रख दिया हमने, चूंकि कुछ और समझ नहीं आ रही तो जस्ट यूज दिस। सही है, हालांकि ये प्रीटी स्ट्रेंज नेम कि हमको डैंगलिंग पॉइंटर खुद थोड़ी क्रिएट करेंगे, क्यों करेंगे, बट एनीवेज हम क्या कर रहे हैं जी, एक इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं PTR, और उसको हम कह रहे हैं कि आप क्या करो, हमारे लिए एक मेमोरी एलोकेट कर दो। उसने मेमोरी एलोकेट कर दी। उसके बाद हमने कहा कि ये जो PTR है इसको क्या कर दो, आप डिलीट कर दो। यानी जिस मेमोरी को ये पॉइंट कर रहा था उस मेमोरी को हमने क्या कर दिया, दोबारा न्यू से क्रिएट किया, ये देखिए, और डिलीट से इस मेमोरी को डिलीट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, वही जैसे हमने बात की ना कि हम डी रेफरेंस करते हैं, तो हम जब डी रेफरेंस करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन क्या होगा, देयर विल बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज इसको जब एक्सेस करनी होगी मेमोरी, पहले इसने यहाँ तक तो लोकेट करवाई, लेकिन साथ ही यहाँ क्या होगी, डिलीट करके
हाउस कीपिंग होगी, वो मेमोरी फ्री होगी, हीप को वापस चली गई। और अगर हीप को वापस चली गई है तो पीटीआर नो इज अनएबल टू पॉइंट दैट मेमोरी जो कि इसने भी रिसेंटली क्रिएट की थी। ठीक है, वो फ्री हो गई, हीप को वापस चली गई और वहां कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए, वो जैसे एक आध मूवी में हमने देखा ना कि वो एक दिन कोई प्लाजा में कोई कंपनी आई, उन्होंने लोगों से पैसे लिए डबल होंगे और अगले दिन लोग गए तो वो वहां पे प्लाजा ही नहीं था। तो दिस इज समथिंग लाइक, तो बस ये अनडिफाइंड बिहेवियर हो गया। तो ये हमारा क्या डेंगलिंग पॉइंटर है। कॉज क्या हो सकती है? अनडिफाइंड बिहेवियर, करप्शन और क्रैशेस, इस तरह की चीजें हैं। ओके जी, 89 है। Suppose we have allocated a dynamic memory for our class student using a data member name. You are required to write its destructor. तो ये तो थोड़ा सा सिंपल है, शुक्र है कुछ आसान क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अब हमें कहा गया कि आपके पास एक स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, ये स्टूडेंट क्लास है और इसका एक ही डेटा मेंबर है, दैट इज नेम। हमें कहा गया कि आपने क्या करना है, इसका डिस्ट्रक्टर लिखना है। लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान से देखिए कि आपने क्या किया हुआ है, इसके लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेट की हुई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डिस्ट्रक्टर लिख रहे हैं तो आप कहेंगे डिस्ट्रक्टर तो बड़ा आसान है, आप टिल्डे साइन लिखेंगे, स्टूडेंट लिखेंगे और उसके बाद देयर यू गो तो डिस्ट्रक्टर लिखा गया। वाह, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगेन क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना, ओवरलुकिंग ने कंफ्यूज यू। एलोकेटेड डायनेमिक मेमोरी, दिस मीन्स कि आपने क्यों न्यू का ऑपरेटर यूज किया था, उसके बाद डायनेमिक मेमोरी एलोकेट हुई थी और फिर आपने आगे कुछ काम किया। दैट मीन्स कि जब आप डिस्ट्रक्टर लिखेंगे तो आपको ये जो मेमोरी आपने एलोकेट करवाई थी इसको आपको रिलीज करना होगा, या न्यू के ऑपरेटर का उल्ट क्या होगा फिर? डिलीट। यस ऑफ कोर्स, वी डिड इट अ फ्यू मिनट्स अगो। देयर यू गो। हमें पता है हमारा डिस्ट्रक्टर क्या होगा, पब्लिक होगा। ये टिल्डे साइन डाला हमने, स्टूडेंट क्लास है, तो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ पे हम आए और हमने पहले चेक किया। आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट इट्स ए गुड टू ऑलवेज चेक और गिव ए कंडीशन। ये जो हमारा नेम का डेटा मेंबर है उसको हम सिर्फ चेक करें कि इफ नेम एंड इफ यस, तो उसका मतलब ये है कि हमने मेमोरी एलोकेट की हुई है। तो अब क्या करें, डिलीट और ये नेम का हमारा वेरिएबल, यानी हम वो मेमोरी जो हमने अपने डेटा मेंबर नेम के लिए हमने एलोकेट करवाई थी ऊपर, दिस वन। ठीक है, ये अब हम क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। डिस्ट्रक्टर में हम हाउसकीपिंग करके वो मेमोरी हीप को रिटर्न कर रहे हैं, वो मेमोरी डिलीट कर रहे हैं जो हमने एलोकेट करवाई थी। अगर आप ये नहीं करते ना, ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ते ऊपर दिस वन, तो यकीनन आप ये सारा ये सेक्शन जो है ये इसको स्किप कर देंगे। और यही क्रक्स है इस क्वेश्चन का, यही क्रक्स है। वरना ये बाकी अगर अगर डिस्ट्रक्टर आप लिख देते हैं तो वो अगेन माजरत फिर गलत ही हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट बी केयरफुल व्हाइल रीडिंग योर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90 है जी, सपोज यू हैव क्रिएटेड टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट क्लास एज। एक हमारा जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है वो std1 है और आपने यहाँ पे फैसल खान नाम अपने पास कर दिया, और दूसरा हमारा स्टूडेंट 2 है और ये अली हमजा अपने पास कर दिया। यानी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं और यकीनन कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपने यूज किया हुआ है जो आपने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए भी वैल्यूज यहाँ पे पास की हुई। एनीवेज, पूछा ये गया कि आपने ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर और ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्टर लिखने हैं, तो वो तरतीब क्या होगी? यानी आपने स्टूडेंट 1 क्रिएट किया, फिर स्टूडेंट 2 क्रिएट किया, और प्रोग्राम आपका जब टर्मिनेट होगा तो पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहे हैं और उसके बाद जाहिर बात है प्रोग्राम जब आपका क्लोज हो रहा है तो फिर डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहे हैं। तो इनकी तरतीब क्या होगी? तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। पहले आपने क्या क्रिएट किया था? std1, तो std1 का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा। बाद में आपने क्या क्रिएट किया? std2, तो std2 का कंस्ट्रक्टर बाद में कॉल होगा। हाँ, अलबत्ता जब ये प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट होगा तो ये जो डिस्ट्रक्टर का ऑर्डर है वो आपको पता है रिवर्स होता है। तो ये std2 का डिस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा और std1 का उसके बाद में होगा। तो जो ऑर्डर होगा कंस्ट्रक्टर का, डिस्ट्रक्टर का ऑर्डर जो है वो उससे उल्ट हो सकता है। इस क्वेश्चन को यूं भी दिया जा सकता है कि ये दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए और ये कंस्ट्रक्टर जो है इस तरतीब से एग्जीक्यूट हुए, डिस्ट्रक्टर का बताइए। तो आप सिंपल बात को लिख देते हैं, अगर कंसेप्ट क्लियर ना हो तो सिंपल आपने उसको रिवर्स कर देना है। और अगर इस तरतीब से भी क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जो है ये उनकी तरतीब है, अब ऊपर दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाइए। सो यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ ऑल दीज एस्पेक्ट कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्वेश्चन किसी भी तरह से दिया जाए, आप इत्मीनान से आसानी के साथ उसको एड्रेस कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। 91 है, व्हाट इज दिस पॉइंटर इन C++। हमारे पास एक दिस का पॉइंटर होता है, तो वो ये दिस का पॉइंटर पूछ रहे हैं क्या चीज है। दिस के साथ एरो हेड भी हम यूज करते हैं इनफैक्ट। एंड हाउ इट इज यूज्ड इन द क्लास, प्रोवाइड एन एग्जांपल, अगेन एग्जांपल, एनीवेज लेट्स सी।
दिस को हम कहते हैं कि ये हमारा क्या होता है, इम्प्लिसिट पॉइंटर होता है, यानी हम लिखें या ना लिखें, ये दिस का मतलब कि जो करंट ऑब्जेक्ट हम रेफर कर रहे हैं क्लास का, एक्चुअली इससे मुराद ये होती है। अगर हम std1 हमने क्रिएट किया और उसके बाद हमने जहाँ किसी एक क्लास के मेथड को इन्वोक किया या उसको कॉल किया, तो उसके अंदर अगर लिखा हुआ ना डेटा मेंबर कोई, तो उसका मतलब ये है कि चूंकि वो std1 ने कॉल किया तो इम्प्लिसिट क्या है, ये std1 का डेटा मेंबर होगा। तो ये क्या है, इम्प्लिसिट पॉइंटर होता है उस करंट इंस्टेंस या क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए जो वो कॉल करता है उस मेथड को, उस फंक्शन को। इसको आप लिखेंगे कैसे या यूज कैसे करेंगे या कैसे कर सकते हैं, तो बड़ा सिंपल है। आपने क्लास का नाम लिखा और उसके बाद फॉर इंस्टेंस हम एग्जांपल ले रहे हैं कि क्लास हमने स्मॉल रखी है, अगेन प्राइवेट डेटा मेंबर एक ही लिया है, रोल नंबर नाम का डेटा मेंबर हमारा। अब हम कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं क्लास का, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, आप देख सकते हैं कि रोल नंबर हमने पास किया है। ठीक है, मैंने कलर कोडिंग इस तरह से दी हुई है ताकि आप दोनों रोल नंबर्स को डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक है, बाज का कोड में सेम वेरिएबल यूज होते हैं तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, मैंने इंटेंशनली यहाँ पे ये भी फ्लेवर दिया है, लेकिन कलर कोडिंग से उसको डिफरेंशिएट कर दिया है। राइट, इसका मतलब ये है कि ये जो मेन से वैल्यू आ रही है उसमें जो पैरामीटर यूजर ने दिया है वो ये ब्राउन वाला होगा। तो हम कह रहे हैं कि जी हमारी क्लास का जो रोल नंबर का वेरिएबल है या जो डेटा मेंबर है वो क्या है, ये पर्पल रोल नंबर है इनफैक्ट। तो वो रोल नंबर जो ब्राउन यानी इधर मेन से आया, इसकी वैल्यू कहाँ जा रही है, इस रोल नंबर के अंदर, और असल में वो कहाँ जा रही है, हियर। ठीक हो गया। तो अब अगर हम स्टूडेंट 1 क्रिएट करें तो हम लिखें स्टूडेंट और std1 और उसके अंदर रोल नंबर दें 10, तो इसका मतलब ये है कि ये जो दिस पॉइंटर है यहाँ पे, दिस डॉट रोल नंबर या दिस एरो ऑपरेटर रोल नंबर का मतलब कि std1 का जो रोल नंबर है उसके अंदर वो वैल्यू सेट कीजिए जो मेन से आ रही है। इसके बाद हम std2 क्रिएट करते हैं और हम लिखते हैं std2 और उसके बाद हम पेरेंथेसिस में पास करते हैं मेन से 30। तो इसका मतलब ये होगा कि ये दिस एरो ऑपरेटर रोल नंबर मतलब std2 का जो रोल नंबर की वैल्यू है वो वाली सेट कीजिए जो मेन से आ रही है। एंड लाइकवाइज फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, तो दिस पॉइंटर रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ठीक है, और ये हम कह रहे हैं बार बार, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि दिस का पॉइंटर है क्या, और अगर आपको यूज करना पड़ता है तो आप कैसे कर सकते हैं। 92 है, व्हाट इज द कांस्टेंट मेंबर फंक्शन, व्हाट इज इट्स यूज। तो हमने एमसीक्यूज में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखा था कि कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस या कांस्टेंट फंक्शंस वो होते हैं जो किसी मेंबर की या किसी क्लास के डेटा मेंबर्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो कंपाइलर उनको एरर देता है कि ये कांस्टेंट फंक्शन है जो क्लास के किसी वेरिएबल या डेटा मेंबर को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कांस्टेंट मेंबर फंक्शन इसीलिए डिफाइन किए जाते हैं ताकि आप सिर्फ डेटा को रीड कर सकें, प्रिंट कर सकें। तो सिंपल ये मीनिंग होता है। लैंग्वेज अलाउ नहीं करती कि कोई कांस्टेंट फंक्शन आप डिफाइन करें और वो ऑर्डिनरी डेटा मेंबर्स की वैल्यू को चेंज कर सके। तो जहां आप चाहें कि मेरे डेटा मेंबर की वैल्यू चेंज ना हो, सिर्फ रीड और प्रिंट हो, तो वहां आप उस फंक्शन को क्या बना दीजिए, कांस्टेंट बना दीजिए। अब अगर गलती से आपका कोड आपने भी गलत लिख दिया तो कंपाइलर आपको क्या कर देगा, बता देगा कि आपका ये जो फंक्शन है कांस्टेंट है, जबकि आप इस फंक्शन में अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को या डेटा मेंबर्स की वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं यहाँ पे। और आपको हाईलाइट हो जाएगा कि ओ ये तो मैंने गलती कर दी, क्योंकि मेरा मकसद तो सिर्फ रीड करना था, प्रिंट करना था। राइट, मैं तो चेंज नहीं करना चाह रहा था। तो अच्छा हो गया कि मैंने कांस्टेंट फंक्शन डिक्लेयर कर दिया या अपने मेंबर फंक्शन को कांस्टेंट बना दिया, ताकि मुझे आइडेंटिफाई हो जाए कि मैं गलती से वैल्यू कहीं मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा, जो कि मैंने नहीं करनी। ठीक है, तो ये एक बेसिक पर्पस है, यूज है। सिंपल एग्जांपल क्या हो सकती है जी, ये मैंने खुद एडिशन की है कि चले कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमें इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा एड्रेस करते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे, इस क्लास के अंदर एक इंटीजर डेटा वेरिएबल लिया, ये डेटा मेंबर लिया सिंपल डेटा के नाम से, आप एक्स वाई जी को भी ले सकते हैं। अदरवाइज जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो आप वो डेटा मेंबर या वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने क्या किया जी कि INT गेट डेटा, ये हमारा नाम है, गेट डेटा के नाम से फंक्शन है। और ये देख लीजिए इस फंक्शन के बाद हमने क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्ट का कीवर्ड। एमसीक्यूज में हमने ये बात की थी ना कि कॉन्स्ट का कीवर्ड जो है वो पैरामीटर्स के बाद में आएगा। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि कांस्टेंट फंक्शन की डिक्लेरेशन जो है वो कैसे लिखी जाती है। और इस फंक्शन में हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि जी ये
जो भी ऑब्जेक्ट ये फंक्शन कॉल करे उस ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर उसको क्या किया जाए, रिटर्न कर दिया जाए। सिंपल, ठीक है, सिर्फ रिटर्न करें। तो अब अगर मैं यहाँ पे करूँ, इन केस फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे लिखूँ कि डेटा इज इक्वल टू डेटा प्लस 1, तो यहाँ पे मुझे कंपाइलर एरर दे देगा कि आपका फंक्शन तो कांस्टेंट है, लेकिन आपका फंक्शन जो है वो आपकी क्लास के डेटा मेंबर को मैनिपुलेट कर रहा है, उसमें 1 ऐड कर रहा है। ऐसा इजाज़त नहीं दी जा सकती, ऐसा अलाउ नहीं किया जा सकता। तो गलती से भी मैंने भी अगर ये कोड लिख दिया कि अपने कांस्टेंट फंक्शन में अपनी क्लास के डेटा मेंबर को चेंज करने या मैनिपुलेट करने की कोशिश की, कंपाइलर विल वार्न मी, इट विल नॉट अलाउ मी टू डू दैट। ठीक है, सो दिस इज अ कॉमन यूसेज ऑफ कांस्टेंट मेंबर फंक्शन कि इधर वी वांट टू डिस्प्ले सम इंफॉर्मेशन और वी वांट टू सिंपली रीड सम इंफॉर्मेशन। सो बेटर इज कि हम कांस्टेंट फंक्शंस को यूज कर लें। Okay, so question number 93 है, how would you access the member functions of the student class using a pointer? तो ये मेरे ख्याल में कुछ क्वेश्चन सिमिलर आ गया या कुछ मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आ गया कि हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है और हम पॉइंटर के थ्रू उस स्टूडेंट क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन शायद हम पहले करके आए हैं कि हम क्या करते हैं जी, हम अपने उस स्टूडेंट क्लास के लिए जो पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, तो हम उस पॉइंटर डिक्लेयर करने के बाद उस पॉइंटर के साथ एरो ऑपरेटर यूज कर लेते हैं। देखिए, ठीक है, ये हमने कहा था कि एरो ऑपरेटर यूज करेंगे, राइट। सो PTRSTD ये हमारा क्या, पॉइंटर टू द क्लास, और उस ऑब्जेक्ट के लिए, जिस क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए ये पॉइंटर है, उसके साथ फिर हम एरो ऑपरेटर यूज करके ये देखिए सेट नेम, यकीनन उस क्लास का यानी स्टूडेंट क्लास का कोई एक वेरिएबल जो नेम होगा उसका सेटर फंक्शन होगा। इसी तरह एक रोल नंबर है, वो वेरिएबल होगा, ये डेटा मेंबर होगा इस क्लास का, तो ये सेट रोल नंबर उसका कोई सेटर होगा। इसी तरह CGPA ये कोई अनदर डेटा मेंबर होगा स्टूडेंट क्लास का, तो सेट CGPA का मतलब कि ये उस CGPA वेरिएबल के या डेटा मेंबर को सेट या उसका सेटर फंक्शन है। तो यूं हमने क्लास के जो 3 डेटा मेंबर्स थे उनके सेटर फंक्शंस यूज कर लिए, एक्सेस कर लिए थ्रू अ पॉइंटर बट यूजिंग द एरो ऑपरेटर। ओके जी, 94 है, व्हाट इज द मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट या मेंबर्स इनिशियलाइजेशन लिस्ट। हमने एमसीक्यूज में बात की थी कि मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट जो है या मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट जो है, ये हम कहाँ यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर। जब हमें अपनी क्लास के जितने डेटा मेंबर्स हैं उनको हमने इनिशियलाइज करना हो टू अ पर्टिकुलर वैल्यू, कि जब हम अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो उन डेटा मेंबर्स की ये वैल्यू सेट होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मेंबर्स इनिशियलाइजेशन लिस्ट। और ये आम तौर पर स्पेशली आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट मेंबर्स के लिए यूज किया जाता है। यानी आप चाह रहे हैं कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हों वो एक सर्टेन वैल्यूज असाइन की जाए और वो कांस्टेंट्स हों, तो फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, मेंबर्स इनिशियलाइजेशन लिस्ट। सिंटैक्स क्या होगा, ये हमने एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन देखा था, अगेन इसको दोबारा रीइंफोर्स कर लेते हैं। ये हमारी क्लास आ गई, स्टूडेंट क्लास। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि लगता है इनको स्टूडेंट की क्लास बहुत पसंद है, ठीक है, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए एनीवेज। तो क्लास स्टूडेंट, और उसके बाद हमने प्राइवेट का एक्सेस मॉडिफायर लिखा और उसके बाद हमने कहा कि जी एक रोल नंबर हमारा इंटीजर है इस यानी क्लास का जो डेटा मेंबर है, और एक GPA नाम का फ्लोट जो हमारे पास डेटा मेंबर है। ये 2 ही डेटा मेंबर्स हैं। तो अब हम चाह रहे हैं कि जब हम इस क्लास का एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो हमारे पास यानी वैल्यूज जो हैं वो इसकी सेट हो जाएं। तो हम कैसे लिखेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे और उसके बाद 2 पैरामीटर, ये देखिए रोल नंबर और GPA। अगेन ये वो वैल्यूज हैं, ये ब्राउन आपको नजर आ रही हैं, लाइट ब्राउन, जो कि आप समझ लीजिए मेन से हम पास कर रहे हैं और यहाँ तक आ रहे हैं। मेन फंक्शन में जब हम लिखेंगे स्टूडेंट और std1 130, 3.4, तो इसका मतलब यह है कि वो स्टूडेंट क्रिएट हो जिसका रोल नंबर 130 हो और जो उसका CGPA है या GPA है, जो भी आप कह लीजिए, वो क्या हो, 3.68 ये जो आपने दिया है। उसके बाद आपने क्या डालने होते हैं, कॉलन, और कॉलन डालने के बाद ये देखिए पर्पल कलर का जो आपका क्लास का डेटा मेंबर है वो आप लिखेंगे और इसमें वैल्यू क्या है, जो आपकी मेन से आ रही है। ठीक है, असल में आप ये समझ लीजिए कि मेन आपका कहीं नीचे लिखा होगा, ठीक है, और जहां आप क्रिएट कर रहे हैं और वहां से वैल्यू आ रही है यहाँ पे,
और यहाँ से वैल्यू जा रही है इस इनिशियलाइजेशन लिस्ट के डेटा मेंबर के पास, और यहाँ से वैल्यू फिर आप समझ लीजिए उस क्लास के डेटा मेंबर तक पहुँच गई। उस ऑब्जेक्ट का जो डेटा मेंबर क्रिएट होगा रोल नंबर, तो यहाँ इसी तरह जीपीए में वो वैल्यू चली गई जो आपने नीचे से जीपीए की वैल्यू भेजी, यानी मेन से वो यहाँ तक आई और यहाँ से फिर इस जीपीए तक गई जो कि क्लास के उस ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर जीपीए यानी उस डेटा आइटम में या डेटा नंबर में वैल्यूज चलेगी। तो ये क्या है? मेंबर्स इनिशियलाइजेशन लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज अ फ्रेंड फंक्शन, हाउ कैन वी डिक्लेयर इट? देखिए, हमारी एक क्लास है और हमारी क्लास के अंदर हमारे प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स हैं और हमारे पब्लिक फंक्शंस हैं। तो आमतौर पे क्या होता है कि जो हमारी क्लास के फंक्शंस हैं या मेथड्स हैं वो हमारी ही क्लास के डेटा मेंबर्स को, चाहे वो प्राइवेट हैं या प्रोटेक्टेड हैं, उनको एक्सेस भी कर सकते हैं। उन डेटा मेंबर्स की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, उनको एक्सेस करके, रिट्रीव करके, प्रिंट या जो भी आप करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। बाहर कोई भी और मेथड है या किसी क्लास का और फंक्शन है आपकी इस क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन कभी इस चीज की जरूरत पड़ सकती है और होती है डिफरेंट केसेस में हमें कि हम किसी और फंक्शन को ये एक्सेस प्रोवाइड करें, बाहर का कोई फंक्शन है उसको हम ये अंदर आने की इजाजत दें और इस बात की भी इजाजत दें कि हमारी क्लास के अंदर जो पड़े हुए प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं उनको भी वो एक्सेस कर ले। तो ऐसी सूरत में जिस फंक्शन को हमने इजाजत देनी है कि वो हमारी क्लास के अंदर पड़े हुए प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सके, हमें उस फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बनाना पड़ता है। दूसरे लफ्जों में आप यूं भी कह सकते हैं कि एक फ्रेंड फंक्शन किसी भी क्लास का जब डिक्लेयर हो जाता है तो वो फ्रेंड फंक्शन जो क्लास उसको अपना फ्रेंड डिक्लेयर करे उस क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। सर्टेन सिचुएशंस हैं जहां हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है। तो अभी हम क्विकली देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। आपने वैसे ये पहले भी पढ़ा हुआ है। तो हम क्लास का नाम लिखेंगे और उसके बाद वही हमारी क्लास है सिंपल, हमने उसमें एक ही डेटा मेंबर लिया हुआ है पब्लिक, और उसके बाद फिर हमने कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है। चलें इसको भी छोड़ देते हैं, ये अहम चीज है, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। तो हम क्या करते हैं, ये प्रिंट रोल नंबर, ये हमारा क्या है, कोई एक फंक्शन है और इसको हमने क्या बना दिया है, फ्रेंड फंक्शन। इसका मतलब ये है कि ये प्रिंट रोल नंबर इस क्लास का, स्टूडेंट क्लास का फंक्शन ये नहीं है, क्योंकि अगर ये होता तो फिर डायरेक्टली मेंबर एक्सेस कर लेता डेटा मेंबर्स इस क्लास के। इसीलिए तो हम इसको क्या बना रहे हैं, फ्रेंड। इसका मतलब ये है कि प्रिंट रोल नंबर का जो फंक्शन है अब इस क्लास के इस डेटा मेंबर यानी स्टूडेंट क्लास के रोल नंबर को एक्सेस कर सकता है, बावजूद इसके कि प्रिंट रोल नंबर का फंक्शन स्टूडेंट क्लास का नहीं है। लेकिन चूंकि क्लास ने कह दिया कि प्रिंट रोल नंबर अब मेरा क्या है, फ्रेंड बन गया है, तो इसका मतलब यह है कि कंपाइलर देखेगा कि अगर आप प्रिंट रोल नंबर क्लास के, स्टूडेंट क्लास के रोल नंबर जो को उसका प्राइवेट डेटा मेंबर है, अगर प्रिंट रोल नंबर उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो इजाजत दे देनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट क्लास ने खुद ही कह दिया है कि इनको अंदर आने की इजाजत है, ये आ सकते हैं। तो इसलिए ये तरीका होगा कि हम किसी भी फंक्शन को, किसी क्लास का फ्रेंड फंक्शन कैसे डिक्लेयर करेंगे, और इसको हमें क्लास के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा। चलें, ये हो गया हमारा फ्रेंड फंक्शन और उसकी डिक्लेरेशन। ओके जी, 96 है। यहाँ एक और तरीके से क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया, उससे सिर्फ ये बताना मकसूद था, या आपको थोड़ा सा इस चीज़ की प्रैक्टिस भी करवानी मकसूद हो कि अगर कोई कोड गिवन हो तो उसको हमें एक्सप्लेन करने का कहा जाता है या बताने का कहा जाता है कि कोड क्या लिखा हुआ है। तो एलेबोरेट दी गिवन कोड स्नाइपर। तो मैंने रिलेटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्विकली डाल दी है, आप चाहें तो इसको पास करके स्नैपशॉट ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए इसको समझ के खुद इसको रीजनरेट कीजिएगा, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे ए कॉम्प्लेक्स जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये रिटर्निंग टाइप है, ये रिटर्निंग टाइप है। इसका मतलब है ये जो भी आगे फंक्शन लिखा हुआ है ये कॉम्प्लेक्स, क्या इसका क्या मतलब है कि जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा उसकी टाइप क्या होगी, वो कोई कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट होगा जो रिटर्न होगा इस फंक्शन से। अब जो दूसरा ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये क्लास का नाम है, दिस कॉम्प्लेक्स इज नेम ऑफ द क्लास। ऐड का फंक्शन है, सिंपली ये इसका नाम है, दरमियान में ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपको पता है।
अब हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को एक कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट C1 पास कर रहे हैं बट कांस्टेंट रेफरेंस, ये देखिए रेफरेंस का ऑपरेटर भी लगा हुआ है। अच्छा जी, तो ये पहली लाइन होगी। दूसरी लाइन में ये हमने क्या किया है, कॉम्प्लेक्स क्लास का एक टेम्प नाम से एक और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया है। अब टेम्प के पास भी यकीनन वही डेटा मेंबर्स होंगे जो इस क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स होंगे, यानी कॉम्प्लेक्स क्लास के अंदर हम यहां से देख रहे हैं कि दो डेटा मेंबर्स होंगे, रियल और इमेजिनरी। तो इसका मतलब यह है कि हम कह रहे हैं कि टेम्प का जो रियल पार्ट है उसमें जिस ऑब्जेक्ट ने इस ऐड को मेथड को कॉल किया हुआ है उसका रियल प्लस जो ऑब्जेक्ट यहां से यहां आया हुआ है जो हमने पैरामीटर में पास किया हुआ है उसका रियल, ये दोनों हो जाए ऐड और ये किस में चला जाए, टेम्प के रियल में। इसी तरह जिस ऑब्जेक्ट ने ये ऐड मेथड कॉल किया हुआ है उसका इमेजिनरी नंबर और इस C1 का इमेजिनरी नंबर या उसका पार्ट, ये दोनों ऐड अप होके किस में चले जाएं, जो हमने भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इनफैक्ट उसके इमेजिनरी पार्ट के अंदर। और उसके बाद ये दोनों हम कर लें तो हम टेम्प को क्या कर दें, रिटर्न। और टेम्प हमने क्या था, क्या होगा, कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट है और ये हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न। और ये देख लें, ये नहीं लिखा हुआ कि हम कॉम्प्लेक्स टाइप के ही ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे हैं। तो इनफैक्ट यहाँ हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे अगर आप देखें तो मैंने कलर कोडिंग से चीज़ें काफ़ी डिफरेंशिएट कर दी हैं ताकि एटलीस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। ये देखें, रियल को मैंने ब्लू कर दिया है कि ये कॉम्प्लेक्स क्लास का वो ऑब्जेक्ट है जो इनफैक्ट इस ऐड के मेथड को कॉल कर रहा होगा, उसके लेफ्ट साइड पे लिखा गया होगा। और ये RHS ये C1 इनफैक्ट ये कॉम्प्लेक्स क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट होगा जिसका कांस्टेंट रेफरेंस हम पास करेंगे। और ये देखिए इसी का रियल और इमेजिनरी दूसरे के रियल और इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो रहा है और टेम्प के अंदर ऐड होके फिर टेम्प को हम रिटर्न कर रहे हैं। और ये देखिए रिटर्निंग टाइप भी क्या है, कॉम्प्लेक्स क्लास का ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नीचे एग्जांपल दिया मैंने कि इनफैक्ट C1 डॉट लिखा हुआ है तो C1 का ये यहाँ पे इमेजिनरी और रियल पार्ट आएगा। ठीक है, यहाँ कोई भी हो सकता था, C11 C12, यानी जो ऑब्जेक्ट इस ऐड को कॉल कर रहा है उसका रियल और इमेजिनरी जो यहाँ पास किया जा रहा है उसके रियल और इमेजिनरी में ऐड होके कॉम्प्लेक्स क्लास का जो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसके अंदर ऐड अप कर रहे हैं। और उसके बाद फिर इसको जो जवाब में एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर अब बन रहा है दोनों को ऐड करके उसको हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो कुछ उम्मीद है कि शायद कुछ बात बाजी होगी कितने सारे लाइनों लकीरों और रश के अंदर से। चलें, मैंने कमेंट्स ऐड कर दिए हैं, आप इनको भी जरा थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा। 97 है, गिव द जनरल सिंटैक्स ऑफ ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग इन C++। थैंक गॉड कि हमें जर्नल का कहा गया है, तो जर्नल थोड़ा सा आसान होता है, स्पेसिफिक जरा मुश्किल हो जाता है। देखिए सिंटैक्स में आपने दो चीजें ख्याल करनी होती हैं। एक तो ये है कि जब ओवरलोडिंग आप कर रहे हैं तो ओवरलोडिंग आप मेंबर फंक्शन से भी कर सकते हैं, नॉन मेंबर से भी कर सकते हैं, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। तो पहले मेंबर देख लेते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि रिटर्न टाइप जो है वो क्या होगी। तो जो हमारा फंक्शन है ओवरलोडिंग का, सबसे पहले हमने देख लिया कि उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी। उसके बाद अभी हमने देखा था क्लास का नाम लिखा हुआ था, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है वो लिखा हुआ है, और उसके बाद ये ऑपरेटर का कीवर्ड है। उसके बाद ऑपरेटर का सिंबल, यानी यहाँ पे प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, डिवीजन हो सकती है, ये सारे सिंबल हो सकते हैं, कोई भी एक हो सकता है। और पैरेंथेसिस के अंदर हम बताते हैं कि हमारे पास टाइप ऑफ पैरामीटर कितनी है और नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितनी है। तो ये जनरल सिंटैक्स है अगर हमने कोई ऑपरेटर ओवरलोड का फंक्शन मेंबर फंक्शन के तौर पे इंप्लीमेंट करना हो या किसी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन के तौर पे ओवरलोड करना हो। तो सेकंड हम देख लेते हैं कि अगर हमें नॉन मेंबर फंक्शन के तौर पे किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करना पड़े तो फिर हम क्या करते हैं, हम फ्रेंड फंक्शन बना लेते हैं या फ्रेंड फंक्शन के तौर पे उसको ट्रीट कर लेते हैं। अगेन सिंटैक्स क्या होगा, रिटर्न टाइप होगी, ऑपरेटर होगा, ऑपरेटर के बाद सिंबल होगा और उसके बाद पैरामीटर्स होंगे और उसके बाद फिर क्या होगा, कोड होगा। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ देखिए क्लास वगैरह का कोई जिक्र नहीं है क्योंकि हम उसको फ्रेंड फंक्शन के तौर पे डिक्लेयर करते हैं नॉन मेंबर को। तो ये जनरल सिंटैक्स हो गया ऑपरेटर ओवरलोड का C++ के अंदर। 98 है जी, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स इन द गिवन कोड स्नाइपेट एंड करेक्ट इट। अच्छा, दो कुछ स्ट्रिंग्स क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, str1 और str2, और एक में हेलो साइन किया है, एक में वर्ड, और उसके बाद नीचे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, ये थोड़ी सी देखने वाली है। str1 इज इक्वल टू str2, और पूछा गया है कि इस कोड स्नाइपेट में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है
वो बताइए भी और उसको फिर क्या कीजिए, करेक्ट कीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो स्ट्रिंग अगर क्लास हो ये और str1 इज इक्वल टू str2, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, शैलो कॉपी कर रहे हैं, यानी मेंबर वाइज कॉपी जिसको हम कह सकते हैं वो कर रहे हैं। और हमें पता है कि इसके साथ कुछ जुड़े हुए क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, मेमोरी लीकेज के भी, डैंगलिंग पॉइंटर्स के भी या डैंगलिंग रेफरेंसेस के भी, और इस तरह की और चीज़ें भी, अनडिफाइंड बिहेवियर या एम्बिग्विटी वगैरह हो सकती हैं। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे। और इसको करेक्ट कैसे करना है, तो करेक्ट करने के लिए हमने भी एक और प्रोग्राम भी देखा था, उसमें हम क्या करते हैं, पहले जो वेरिएबल या डेटा मेंबर जिसमें हमने कॉपी करना होता है डेटा, उसकी पहले मेमोरी को रिलीज करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं जो डेटा हमारे पास आया एज ए पैरामीटर, उसकी हम स्ट्रिंग लेंथ चेक करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि उसमें एक ऐड करना है और उतनी मेमोरी हम अपने फिर वेरिएबल के लिए क्रिएट करते हैं नहीं, और उसके बाद फिर प्रॉपरली कॉपी करते हैं। ठीक है, तो यही सिंटैक्स हम दोबारा देखते हैं या यही कॉनोटेशन दोबारा देखने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमने कहा कि जी रिटर्न टाइप हम कुछ नहीं कर रहे, स्ट्रिंग हमारी क्लास है और उसके बाद ऑपरेटर का हमने कीवर्ड लिखा और हमने कहा कि इज इक्वल टू का ऑपरेटर हम क्या करने जा रहे हैं, ओवरलोड फॉर आवर स्ट्रिंग क्लास, और हम स्ट्रिंग क्लास के ही एक ऑब्जेक्ट को एज ए कांस्टेंट पैरामीटर या कांस्टेंट रेफरेंस उसका यहाँ पे भेज रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि जी अगर ये जो RHS है इसका साइज 0 नहीं है तो, ठीक है, यानी ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब कोई वैल्यू इसके अंदर है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी जो आपके पास बफर PTR यानी पहले मेमोरी अवेलेबल थी उसको आप क्या कीजिए, डिलीट कर दीजिए, और उसके बाद ये जो RHS है इसका साइज निकालिए और एक ऐड कर लीजिए, और जो वैल्यू बने उतनी आप नई मेमोरी एलोकेट कीजिए, और उसके बाद फिर क्या कीजिए, जो वैल्यू आई हुई आपके पास RHS की, उसका जो बफर है यानी उसकी जो कैरेक्टर रे या कैरेक्टर पॉइंटर आपने लिया हुआ है, वो वैल्यू आप क्या कीजिए, आप अपने नए डेटा मेंबर में या उस डेटा मेंबर में जो आपने कॉपी करनी है उसमें आप कॉपी कर दीजिए। तो ये क्या है, एक्चुअली शैलो कॉपी से थोड़ा सा अवॉइड किया गया है, हमने स्ट्रिंग क्लास के लिए अपना इज इक्वल टू का ऑपरेटर जो है वो खुद लिखा है या उसको ओवरलोड कर ली है। अब हम लिख सकते हैं str1 इज इक्वल टू str2, तो अब प्रॉब्लम नहीं होगी। 99. What do you know about the self assignment problem? How can we prevent it? यानी सेल्फ असाइनमेंट जो है वो क्या चीज है, क्या प्रॉब्लम है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। सेल्फ का मतलब, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, इसका मतलब अपने आप को ही असाइन करना। एन ऑब्जेक्ट इज असाइंड टू इटसेल्फ, यानी str1 इज इक्वल टू str1। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ये असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसे यूज करते हैं, सेल्फ असाइनमेंट अगर हम चेक ना करें तो क्या होता है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो उस ऑब्जेक्ट का डेटा डिलीट कर देता है पहले, क्योंकि वो कहता है जी इसको पहले डिलीट करूं मैं, और ये असल में क्या है, ये खुद है। अब आप देखें, सोचें जरा क्या होगा, रांझा रांझा कर दी मैं आप पे रांझा हुई है, यानी वो खुद ही अपने आप को ही। तो अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन बनेगी। सो इसीलिए ये खतरनाक चीज है सेल्फ असाइनमेंट, अनडिफाइंड बिहेवियर हो जाएगा ना फिर। अच्छा, इसको प्रिवेंट कैसे करना है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने कहा था कि हम एक कंडीशन लिखेंगे कि आप चेक कीजिए कि जो आपको पैरामीटर आया है वो क्या है, जो करंट ऑब्जेक्ट है उसके बराबर तो नहीं है, यानी जो पैरामीटर आपने भेजा है वो पैरामीटर, वो वैल्यू, वो कहीं वो तो नहीं है जो करंट ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है। अगर वो वैल्यू भी वही है जो करंट ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, उसकी वैल्यू भी वही है, इसका मतलब फिर क्या हो रहा है, सेल्फ असाइनमेंट हो रही है, दोनों ऑब्जेक्ट एक ही हैं। अगर तो दोनों सेपरेट हैं, डिफरेंट हैं, तो फिर आप कुछ और कीजिए, वरना फिर आप कुछ और कीजिए। जरी बात है, इफ एल्स में आप उसको डाल के हैंडल कर लेंगे, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा। खुदाया तेरा शुक्र है। We have a last question, question number 100. Okay जी, actually it's the 40th question of our this exam, our paper. Friend function minimize the encapsulation. Do you agree, disagree, justify your answer? पूछा गया कि फ्रेंड फंक्शन जब हम बनाते हैं तो हम क्लास के अंदर आने देते हैं किसी बाहर के फंक्शन को, जबकि हमने तो कहा था कि आप डेटा मेंबर्स को हाइड कर लें, बाहर की दुनिया को ना दें, एक्सपोज ना करवाएं। अब आप कह रहे हैं कि फ्रेंड फंक्शन को कह रहे हैं कि आ जाओ अंदर, आप भी आ जाओ। तो ये क्या हो रहा है, इनकैप्सुलेशन को कम किया जा रहा है, ठीक है ना, इट्स मिनिमाइजिंग दिस। आप एग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं? एज ए स्टूडेंट मैंने जो लिखा है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। खाली ये एग्री डिसएग्री करके जान नहीं छूटने वाली, ठीक है ना, याद रखिए आपको जस्टिफाई भी करना है, ठीक है, आसानी से जान नहीं छूटनी 3 सिर्फ 4 से आपकी। सो आई पार्शियली एग्री विद दिस, ठीक है जी, कि फ्रेंड फंक्शन मिनिमाइज द इनकैप्सुलेशन बिकॉज
वो क्या करते हैं, आपकी जो रिस्ट्रिक्शन है ना कि आपने प्राइवेट डेटा तक एक्सेस नहीं देनी, इसको बाईपास करवा रहे हैं। पहले आपने कहा कि प्राइवेट डेटा हाइड करना है, अंदर रखना है, हमने किसी को इन्फॉर्मेशन हाइडिंग करनी है, हमने लोगों को कोई एक्सपोज नहीं करनी चीज। और उसके बाद थोड़ी देर बाद आपका बयान बदल गया, आपने कहा फ्रेंड फंक्शन 2, चलो यार तुम आ सकते हो, बाकी किसी को मैं ये वो बात हुई, मैंने ये बात किसी को नहीं बतानी, लेकिन मैंने सिर्फ तुमको बताई। दिस इज समथिंग, दिस इज यू कम इन, और इफ यू आर कमिंग इन, इफ आई डिसाइडेड कि मैं आई विल नॉट लेट समबडी कम इन, और एक बंदे को मैं कह रहा हूँ चलो तुम आ जाओ, इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर मैं अपनी बात पे तो कायम नहीं रहा। तो ये वो पूछ रहे हैं, ये वो कह रहे हैं कि आप खुद ही आप कह रहे हैं एक और फंक्शन को कि साहब आ जाइए। अगर वो आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने प्राइवेट प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को किसी और फंक्शन को एक्सेस ग्रांट कर रहे हैं। तो ऐसा हम कर तो रहे हैं, इनफैक्ट ऐसा हो तो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इसका सिरे से नुकसान है। एक दोस्त अच्छा भी हो सकता है ना, आप में से सारे माशाल्लाह लोग अच्छे हैं, तो आप जैसा कोई अच्छा दोस्त होगा तो वो हो सकता है उसकी इंटेग्रिटी भी रखे, ऑनेस्टी भी हो, फेयरनेस भी उसके अंदर, तो वो सारी चीजें यानी बरकरार रखे, सीक्रेसी प्राइवेसी सब कुछ रखे उसकी उसके दोस्त की, राइट। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम पार्शली एग्री कर रहे हैं कि फ्रेंड फंक्शन ऐसा कर तो रहे हैं, जो हमने जो सोचा था कि प्राइवेट डेटा मेंबर्स को किसी को नहीं दिखाएंगे, बताएंगे कि मैं अपना वॉलेट कहाँ रखता हूँ, किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, राइट, फ्रेंड है इसको बता देते हैं। तो हम उनको एक्सेस दे रहे हैं, ग्रांट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मसला तो हो रहा है। हाउएवर हम कह सकते हैं कि ये इतना नुकसानदेह भी नहीं है, इट्स नॉट इनहेरेंटली बैड, इतना नुकसानदेह नहीं है अगर हम इसको बड़ा ही प्रोएक्टिवली, बड़ा ही इंटेलिजेंटली, स्मार्टली को यूज करें। हमें जरूरत पड़ती है कि ऑपरेटर ओवरलोड जब हमने नॉन मेंबर के तौर पे करना हो, अभी हमने देखा हमारी मजबूरी है कि हमें फिर फ्रेंड फंक्शंस यूज करने पड़ते हैं। इसके अलावा और भी कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ इस तरह का काम करना पड़ता है, बट हमारे कोर्स के तक आप ये समझ लीजिए कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है, इट्स ए वेरी कॉमन एग्जांपल कि हमें अपने क्लास के जो इनसाइड डेटा मेंबर्स हैं, जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं, अपने फ्रेंड फंक्शंस को एक्सेस देनी पड़ती है। ठीक है, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि टू सम एक्सटेंट, ऑल्दो कि ये इनकैप्सुलेशन के रूल के थोड़ा सा खिलाफ जा रही है बात, उसके मुनाफी है, लेकिन बहरहाल कुछ सूरतें ऐसी हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशंस ऐसी हैं जहां हमें ये करना पड़ सकता है। हाँ, अलबत्ता हम अगर थोड़ा सा विजिलेंटली, वॉचफुली चीजों को करें तो ये इनहेरेंटली बैड नहीं है। चलें जी, बहुत थक गए आप लोग भी, चलिए पानी पीजिए और इत्मीनान का सांस लीजिए। हमारे यहाँ 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। Lastly, I would say thank you everyone and thank you for your time and attention. हमने कोशिश की है कुछ थोड़ा सा आपको एक रिफ्रेशर देने के लिए, बहुत सारे जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमने कोशिश की है उनको टच अपॉन करें, और ज़रूर बताइएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो, ये कंटेंट कैसा लगा। कोई फीडबैक शेयर करना चाहें, कमेंट, आपकी सजेशन, कोई राय हो बेहतरी के लिए तो ज़रूर किया करें। हमारी कोशिश होती है कॉन्टीन्यूसली चीज़ों को इम्प्रूव करें, बेहतर और अच्छा बनाएं आपके लिए, ताकि आपका ये सफ़र जो है वो और अच्छा, आसान हो, प्रोडक्टिव हो और आपको इससे अच्छे नताइज भी मिलें इंशाल्लाह। हमारी गुजारिश होती है कि हम चाहते हैं कि इस कंटेंट को, अगर इसमें कोई अच्छी चीज़ है तो वो सब स्टूडेंट्स तक जानी चाहिए। हम चाहेंगे कि आप इसमें हमारा साथ दीजिए और इस कंटेंट को अपने दोस्तों, फेलोज तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि वो भी कुछ ना कुछ इससे सीख सकें, अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी कर सकें और फिर अपना एग्ज़ाम भी अच्छा अटैम्प्ट कर सकें। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। ढेरों दुआएं आपके लिए, अल्लाह आपको कामयाब करे, आपके जुमला अमूर में, जायज़ हाजात में अल्लाह आसानी के सामान मुहैया फरमाए। इसी सब्जेक्ट के हम फाइनल टर्म के एग्ज़ाम प्रेप में ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह, और पैटर्न ये हम फॉलो करेंगे। और साथ साथ मैं बताता चलूँ कि इस कंटेंट के अलावा भी हम कोशिश कर रहे होंगे कि आपकी स्किल सेट को, आपकी कम्युनिकेशन को, आपकी प्रेजेंटेशन को, और इस तरह की बहुत सारी और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, उनको भी इम्प्रूव किया जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि उस तरह का भी कोई कंटेंट जो है वो आपके साथ कॉन्टीन्यूसली शेयर करते रहें। चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा इंशाल्लाह। आपका ये डिसीजन इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा देगा। ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आप अपने आप को इनेबल भी कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव भी कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखते चले जा रहे हैं, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत मैंडेटरी हैं, बहुत प्रिलिमिनरी हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में या किसी और कंटेंट में आपसे बात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हम नासर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।